Respected principal sir, honorable vice principal ma'am, and learned friends, and moreover the most important magnanimous personality, Madam Sangeeta Singh, PGT History, KV Janakpuri, second shift, I think. She is today the master trainer for us. On behalf of KV Tughlakabad Parivar, first of all, let us welcome her to this particular platform where we will get the training of G class, I think. She will train us, she will teach us how to use Google Class, G Class, how to make access to the students in teaching and learning process. Friends, this is the very challenging situation, and with this situation we are here to pave the path for excelling in the teaching and learning, try to reach our academic things to our students. So formally again, on behalf of this Parivar, we welcome you, Sangeeta ma'am, and all the best for you. I hope that you will train us so that we can be able to use Google Class. Thank you very much. Now, Sangeeta ma'am, you can begin the class. ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर ने बता ही दिया, मेरा नाम संगीता है और मैं केवी जनकपुरी में पीजीटी हिस्ट्री के पद पर कार्य कर रही हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों को ट्रेन करने का और आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो आप सभी का खासतौर से धन्यवाद मैं करूँगी। और ट्रेनिंग की शुरुआत करते वक्त मैं कुछ चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि अपना माइक और अपना कैमरा दोनों ऑफ रखें, और इसका मैं तरीका भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये माइक का आइकन है, ठीक है, माइक्रोफोन का आइकन है। इसको आप जैसे ही अपने मोबाइल या अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे आप जैसे ही इसको क्लिक या टच करेंगे, ये रेड हो जाएगा इस तरीके से, तो ये म्यूट हो जाएगा, यानी आपके साइड से जो भी आवाज होगी वो हमें सुनाई नहीं देगी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका एक इसमें शॉर्ट फॉर्म भी मैं बता देती हूँ अपने आप को म्यूट या अनम्यूट करने के लिए, वो है कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल डी करेंगे तो आप म्यूट हैं तो अनम्यूट हो जाएंगे, अनम्यूट है तो म्यूट हो जाएंगे। दूसरा ये जो है कैमरे का आइकन है, और इस कैमरे के आइकन को भी आपको ऑफ रखना है ताकि स्मूथली हमारा सेशन चल सके, बीच में कोई हैंग और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो चीजें मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगी। दो तीन और चीजें हैं कि आप लोग प्लीज, मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जिसके जरिए मैं आपको ट्रेन करूंगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बीच में मेरे सिखाते वक्त आपको ये लगे कि चलो हम भी साथ साथ कोशिश कर लें, तो वैसे मत कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ये पूरी मीटिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसको मैं वाइस प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर के साथ जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको अगर बाद में भी इसको देखना है तो आप जरूर देखें, और फर्दर भी आपको कोई क्वेरी होता है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बीच में कोई स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, और जो चीजें मैं बता रही हूँ फिलहाल उसको देखिए, समझिए, और जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप उसको देखकर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे तो ये भी उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। हो सकता है कुछ नई चीजें जो है वो आपको आज जानने को मिले। तो ये चीजें जो है कैमरा और माइक जो है वो ऑफ रखना है। जब आपकी कोई क्वेरीज होती है बीच में तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चैट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो मैं समय समय पर चैट बॉक्स पे आऊंगी और आपकी क्वेरीज को भी लेंगे, और सेशन के एंड में हम आपकी क्वेरीज को डिटेल में भी देखेंगे। तो फिलहाल माइक और कैमरा जो है वो उसको म्यूट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। सेकेंड थिंग, मैं आपको स्क्रीन को पिन करना सिखाती हूँ, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ भी क्लास लेंगे तो हम पीपीटी कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं, तो स्क्रीन को पिन करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मोबाइल पे हैं या आप लैपटॉप पे भी हैं, तो अगर आपने मेरी स्क्रीन को पिन नहीं किया है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर किसी और ने कुछ बोला है, कुछ क्वेरीज है, तो उसका स्क्रीन आपके स्क्रीन पे नजर आएगा, जो मैं चीजें दिखाना चाह रही हूँ वो हट जाएगा। तो हो सकता है कि आपको जो समझने में हो परेशानी आ सकते हैं, तो इसके लिए स्क्रीन को पिन करना चाहिए। अब ये स्क्रीन आप सभी को नजर आ रही होगी। यहाँ पर एक संगीता सिंह दो जगह लिखा हुआ है ना, एक यहाँ पर जहाँ पर मैं बोल रही हूँ वो वाला दिख रहा है, और ये है प्रेजेंटेशन जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये मोबाइल में भी होगा और ये आपके लैपटॉप पे भी होगा। आप इस जो मेरे नाम के आगे ये छोटा सा एरो बना होगा, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप, दोनों में ही बहुत आसान है। तो इस छोटे से एरो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन का ये आइकन आप देख रहे हैं, पिन टू स्क्रीन। तो आप इस आइकन को प्रेस कर ले तो मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पर नजर मेरी स्क्रीन में जो होगा वो आपके सिस्टम पे या आपके मोबाइल पे थ्रू आउट द सेशन नजर आएगा,
और अगर बीच में क्वेरीज होती है, डिस्कशन कुछ भी होता है, तो भी कोई और सेंटर में नहीं आएगा। तो आप स्क्रीन को जरूर से पिन कर लें, ठीक है। और कैमरा और माइक तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये चैट बॉक्स है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज आप लिख सकते हैं। जैसे इस चैट बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हैं। अगर आपको बीच में कुछ समझ में आ रहा है, मैं बाद में उसको देखूंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सेशन में ध्यान में रखनी है। और अब आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले हम लोग को एक जी सूट आईडी मिली हुई है। KVS RO दिल्ली से हमें जी सूट आईडी मिली है और उस आईडी से हमें लॉगिन करना है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे अपनी जी सूट आईडी से ही करेंगे और बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हमारी आईडी के साथ हैं, तो हमें उसी आईडी का इस्तेमाल करना है। अभी मीटिंग में बहुत सारे लोग जी सूट आईडी से नहीं है, तो मे बी वो अभी तक लॉगिन नहीं कर पाए हैं, तो जरूर से आज लॉगिन कर लेंगे और अपना प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईडी को लॉगिन कैसे करना है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी से लॉगिन कर रखा है। आपको जो आईडी मिली है, आपको उसको प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। तो आपको जो आईडी मिली है उस आईडी से आपको अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको अपने आईडी पे जाना है, जीमेल आईडी पे जाना है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया। अब इसमें आपको नया, आपका हो सकता है पर्सनल जीमेल अकाउंट हो, आपको एक नया उसमें आईडी ऐड करना है। तो आप यहाँ पर जैसे आप ऐड कर लिए तो सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं या एक न्यू टैब ओपन करके जीमेल लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने न्यू टैब ही कर लिया तो अब यहाँ पर मैं जीमेल लॉगिन कर दूं। अगर मुझे एक नया आईडी जो है वो इसमें लॉगिन करना है, तो जीमेल लॉगिन मैंने किया। ये तो है, अगर पहले से आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो ये क्रिएट का है, तो हमें इसकी तो जरूरत नहीं, हमें साइन इन करना है। तो हम साइन इन पे जाएंगे और गूगल का जो अकाउंट हमें मिला है हम डायरेक्टली उससे लॉग इन कर सकते हैं। यूज अनदर अकाउंट पे जाएंगे और जो आईडी आपको मिला है वो आप डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर जो पासवर्ड मिला है वो डालेंगे, तो ये आपका लॉग इन हो जाएगा। तो आपको इसको ऐड करना है अपने इस पे, और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है कि जब आप जीमेल लॉगिन कर रहे हैं तो एक क्रोम आपने इसी आईडी से आप क्रिएट कर ले, ठीक है। क्रोम क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी आप क्रोम यूज कर रहे होंगे, तो एक आपको इसी आईडी के साथ अगर क्रोम यूज करना है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में टॉप पे आपका पर्सनल होता होगा, तो उसके साथ आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ पर ऐड पे जाएंगे, लास्ट वाला ऑप्शन है, और ऐड करके आप नई आईडी इसमें अपनी जो जी सूट आईडी है उसको ऐड कर लेंगे। तो आप जब भी उस पर काम करें तो उसी पे करें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरी जी सूट आईडी का ये क्रोम है, ये पर्सनल आईडी का है और ये एक स्टूडेंट की आईडी से है। तो ये जो है इस तरीके से आप एक क्रोम बना लेंगे, क्योंकि बाद में जब आप कोई भी एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो आपको इसी में ऐड करना है। और इसको सिंक इज ऑन, आपको सिंक भी इसमें ऑन रखना है, ताकि आप अगर दूसरा डिवाइस यूज करते हैं, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तब तो ये है, अगर सिंक इज ऑन है तो मैं किसी और के लैपटॉप पे या सिस्टम पे भी वर्क करूंगी तो मेरे क्रोम के साथ ये सुविधा हमें मिलती रहेगी। तो सिंक भी आप ऑन कर लेंगे जब आप एक्सटेंशन ऐड करेंगे। आज मैं आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना भी सिखाऊंगी। अब आपने लॉगिन कर लिया तो इस तरीके का पेज ओपन हो गया। ये इनबॉक्स पेज है जीमेल का। ये 9 डॉट्स आप देखते हैं, ये 9 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे गूगल एप्स को। गूगल एप्स इसमें बहुत सारे हैं और इनका समय समय पर हम चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो बेसिक गूगल एप्स आपके लिए जरूरी है वो है क्लासरूम, कैलेंडर और मीट। आपको मोबाइल में ये 3 तो डाउनलोड करना है, और जीमेल और ड्राइव तो आपके मोबाइल में पहले से ही होगा, बस आपको जी सूट आईडी से भी इसको लॉगिन करके रखना है। आप मोबाइल में भी जीमेल लॉगिन कर लीजिएगा ऐड अकाउंट पर जाकर के, तो ऑटोमेटिकली उस आईडी से आपका ड्राइव भी बन जाएगा और आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन के एंड में मैं 10 मिनट्स दूंगी आपका, और उसमें मोबाइल को भी एक बार आप कनेक्ट करके आपको मोबाइल के फीचर्स भी बता दूंगी कि मोबाइल में कैसे हम कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। क्लासरूम के अंदर ही हमें मीट और कैलेंडर मिल जाता है, तो हमें अलग से इधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्लासरूम में चलते हैं। अब जी सूट आईडी से जो क्लासरूम हमने क्रिएट किया हुआ है वो आपको इस पेज पे नजर आएगा। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो आपको क्रिएट करना भी बताते हैं। ये पहले से क्रिएटेड क्लास है मेरी। अब जब नई क्लास बनानी है तो नई क्लास बनाने के लिए हमें राइट हैंड साइड में ये प्लस का आइकन दिख रहा है, क्रिएट और ज्वाइन क्लास, हमें इसे क्लिक करना है।
और क्लिक करते ही ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास का ऑप्शन आ गया। ज्वाइन क्लास हमारे टीचर्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार हम टीचर्स भी एक ही क्लास में अगर हैं, जैसे तरुणोत्सव का बना है तो उसमें कई टीचर्स हैं, तो इस तरीके से ज्वाइन अगर करना हो हमें कोई क्लास, तो ज्वाइन क्लास पे जाकर और क्लास कोड के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी एक क्लास क्रिएट करनी है, न्यू क्लास क्रिएट करनी है, तो हमें क्रिएट क्लास के ऑप्शन, यहाँ हम क्रिएट क्लास के ऑप्शन पे जाते हैं, तो क्लास क्रिएट करने से पहले हमें उसकी इंफॉर्मेशन जरूर देनी होती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन देनी है, इसके देने का भी तरीका हमारे रीजनल ऑफिस से डिसाइड किया गया है। तो वो है क्लास स्कूल कोड के साथ हमें अपना क्लास का नाम डालना है। अगर आप मान लेते हैं कि आपका स्कूल का कोड 6 7 8 9 कर सकते हैं, 6 7 8 9 है अगर स्कूल का कोड, तो इसके आपको स्कूल का कोड डालना है। फिर आपको शिफ्ट डालना है। अगर आप शिफ्ट 2 में है तो S2 डालेंगे, कोड के बाद S2, अगर शिफ्ट 2 है तो S1, अगर शिफ्ट 1 है तो उसके बाद अंडरस्कोर, और उसके बाद क्लास। मेरी क्लास मान लीजिए मैंने 12th क्लास बनाई है, और क्लास के बाद सेक्शन, तो ये हमने डाल दिया। यहाँ पर स्कूल कोड, शिफ्ट, अंडरस्कोर, क्लास, सेक्शन, ये हमें क्लास नेम में हमें ये लिख देना है। अब ये जो सेक्शन है, यहाँ पर हमें सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें लिखना है सब्जेक्ट एंड टीचर्स नेम। सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने हिस्ट्री की क्लास क्रिएट की है तो मैंने हिस्ट्री लिखा है, और टीचर्स नेम हमारे स्कूल में बोला गया है कि टीचर्स नेम भी डालना है। उसका भी एक बेनिफिट है जो मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। तो मान लीजिए टीचर्स नेम जो है वो ABC में डाल देती हूँ, तो ये टीचर्स का नेम हो गया। ठीक है, ABC यहाँ टीचर के नेम के लिए मैंने लिखा हुआ है, और ये दोनों ऑप्शनल है। आप क्योंकि जरूरी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस 2 लाइन में लिख दी है, तो ये 3rd और 4th ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखे, ना तो ना भी लिखे। और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन जो है वो आ गया है। जैसे ही आप क्रिएट पे जाएंगे, ये क्लास क्रिएट होने की प्रक्रिया में आ जाएगी। इनकेस आपको अगर मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी तो आप प्लीज प्रीति मैम अनम्यूट होके आप जरूर बता दीजिएगा। तो ये क्लास क्रिएट हो रहा है। क्लास के क्रिएट होते ही एक क्लास कोड जनरेट होगा। अब जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन डालने को कहा था क्लास के बारे में, जो क्लास नेम वगैरह डालना था, उस इंफॉर्मेशन से क्या हुआ कि जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लास के मेन पेज पे ही नजर आ रही है। स्कूल का कोड, शिफ्ट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एंड टीचर्स नेम, ये जब मेन पेज पे ही नजर आता है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या अगर हमारे और जो रीजनल ऑफिस में लोग हैं, मैडम सर हैं, अगर उनको हमारा क्लास देखना है कि हम कैसी क्लास ले रहे हैं, तो वो उनको आसानी से ये चीजें इंफॉर्मेशन उनके स्क्रीन पे ही मिल जाती है। खासतौर से स्कूल लेवल पे ये जरूरी है, जब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या HM क्लास को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सारी क्लास उनके स्क्रीन पे होगी। तो अगर टीचर का नेम है, सब्जेक्ट है, सब कुछ उनको क्लियरली नजर आएगा, तो उनको क्लास के अंदर जाकर नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी कि किसकी क्लास है, किस सब्जेक्ट की क्लास है। सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इस मेन पेज पे है। क्लास कोड जनरेट हो गया, ये यूनिक कोड है, और इस कोड को जब हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो स्टूडेंट इस कोड का उपयोग करके ज्वाइन क्लास के ऑप्शन पे जाएंगे और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक जनरेट मीट लिंक का भी ऑप्शन है। मोबाइल में ऑप्शन सेटिंग्स में जाकर मिलता है, लेकिन यहाँ पर लैपटॉप पे ये आपको बिल्कुल सामने नजर आए। जनरेट मीट लिंक पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मीट लिंक जनरेट करने का एक ऑप्शन है। हमने मीट लिंक जनरेट करने के लिए ऑप्ट कर लिया है, और इसको हम कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हमने विजिबल टू स्टूडेंट्स रखा है, यानी ये लिंक बच्चों को विजिबल होगी। ठीक है, इसको हम ऑफ भी रख सकते हैं, लेकिन ऑन रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब विजिबल टू स्टूडेंट्स हम रखते हैं इसको, तो इसका फायदा ये है कि बच्चे भी क्लास की मीटिंग लिंक अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पर देख सकते हैं, और हम डायरेक्टली बच्चे जो है इससे मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मीट लिंक जो हमने जनरेट की है वो भी इस पे मेन पेज पे ही नजर आ रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि हमें बार बार मीटिंग शेड्यूल करके लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। बच्चे डायरेक्टली, आप बच्चों को अनाउंस कर दीजिए कि आपका टाइमिंग क्या है क्लास का, और उस टाइम पे बच्चे ऑटोमेटिकली इस लिंक के जरिए क्लास को मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा अच्छा फीचर है इसमें ये कि ये मीटिंग जब तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि टीचर मीटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। बच्चे अपने आप से इस लिंक के जरिए मीटिंग स्टार्ट
नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सेफ है, अगर हम बच्चों के लिए विजिबल भी इसको रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टीचर स्टार्ट करेगा मीटिंग तभी बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास की सेटिंग्स के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, ये राइट हैंड साइड में ये सेटिंग का आइकन है। यहाँ सेटिंग के आइकन को जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अगर हमें क्लास के डिटेल्स में कुछ एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्लास डिटेल्स की सेटिंग है, इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जनरल चीजें हैं, जनरल सेटिंग्स है। जनरल सेटिंग में है क्लास कोड। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें लगता है हमारा क्लास कोड कुछ स्कूल के बाहर के लोगों को पता चल गया है, कुछ और अननोन बच्चे उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम चाहें तो क्लास कोड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट, डिसेबल। ठीक है, तो हम चाहें तो रीसेट कर सकते हैं। और लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि रीसेट सिर्फ 3 टाइम्स ही हम कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद अगर रीसेट की जरूरत होगी तो रीसेट का ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्लास कोड बार बार रीसेट ना करें, जब इसकी ऐसी बहुत नीड लगे तभी इसको रीसेट करें। ये स्ट्रीम मैं अभी दिखाती हूँ। स्ट्रीम की सेटिंग है, स्ट्रीम जो मेन पेज होता है क्लास का, उसकी सेटिंग है कि क्या बच्चे पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं स्ट्रीम पे, वो हमारे लिए है इसकी सेटिंग। इसमें हम स्टूडेंट्स पोस्ट कमेंट कर सकते हैं या सिर्फ कमेंट कर सकते हैं या सिर्फ टीचर्स कमेंट या पोस्ट कर सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास की स्ट्रीम की सेटिंग रख सकते हैं। फिर है क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। तो जो क्लास वर्क के जरिए हम असाइनमेंट, टेस्ट जो भी देते हैं, वो उसका एक कंडेंस्ड नोटिफिकेशन उस पर आएगा या नहीं आएगा, उसकी सेटिंग सही है। इसको भी हम हाइड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, अटैचमेंट्स के डिटेल्स भी दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कंडेंस किया, यानी एक शॉर्ट उनका नोटिफिकेशन स्ट्रीम पे नजर आएगा। शो डिलीटेड आइटम्स, तो अगर हमें चाहते हैं कि हमने जो डिलीट किया वो भी हम देखें कि क्या हमने डिलीट किया, तो इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मीट की सेटिंग है। ये जो हमने मीट लिंक अभी जनरेट किया था वही मीट लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर आप चाहे तो मीट लिंक को भी रीसेट कर सकते हैं। और ये विजिबल टू स्टूडेंट्स रखना या न रखना भी टीचर की मर्जी पे है। जो व्यक्ति क्लास को क्रिएट कर रहा है वो क्लास का ऑनर है। वो चाहे तो दूसरे टीचर को इन्वाइट करके उसको भी ऑनर बना सकता है। ग्रेडिंग्स हम बाद में देखेंगे, बाद में मतलब फिर कभी देखेंगे। तो ये क्लास के डिटेल्स हो गए। क्लास सेटिंग्स में जाकर इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब है कि और एडिटिंग के लिए क्या कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। ये सारी क्लासेस हैं जो मैंने बताई हैं। अगर आपको एडिटिंग करना है तो ये जहां पर सारी क्लासेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है वहां पर 3 डॉट्स नजर आएंगे, वर्टिकल डॉट्स हैं राइट हैंड साइड में एक क्लास के पेज पे। तो जैसे ही आप इस 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे यहाँ पर मूव, एडिट, कॉपी, आर्काइव। ठीक है, अगर आपको क्लास डिलीट करनी है तो आप आर्काइव करेंगे। और मूव का ऑप्शन जो है खासतौर से एडिट है, जब क्लास डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हैं। अब है कि मूव का ऑप्शन किसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उन लोगों के लिए जो अपने क्लास के सीक्वेंस को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, जैसे कि एचएम, वाइस प्रिंसिपल। इनको हर क्लास को देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो ये मूव का ऑप्शन है। इस मूव के ऑप्शन के जरिए वो क्या कर सकती है, क्लास के सीक्वेंस को सब्जेक्ट वाइज टीचर या टीचर वाइज वो बना सकती है। ठीक है, जैसे अगर 6 क्लास है तो 6 ABCD। ठीक है, पहले 6A का के सारी क्लासेस एक साथ हो जाएंगी, 6 सब्जेक्ट्स की 6 क्लासेस जो है वो 6 के क्लासेस 6A की एक साथ हो जाएंगी, फिर 6B की हो जाएंगी। कोई यदि टीचर वाइज चाहते हैं तो टीचर वाइज क्लास को अरेंज कर ले, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर उनको टीचर का नाम भी नजर आता है और क्लास सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है और क्लास भी नजर आ रहा है। तो वो अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो उनके लिए खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो 5-6 हार्डली क्लास हो सकती है, तो हम एक टीचर के लिए तो टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एचएम और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए काफी जरूरी है ये मूव का ऑप्शन, जिससे वो अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंटली इसको सेट कर सके। अब जो हमने क्लास क्रिएट कर दी है, इस क्लास को क्रिएट करने के बाद हम ये स्ट्रीम का पेज है, ये देख रहे हैं स्ट्रीम पेज। यहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट्स होंगे, जितने भी पोस्ट टीचर के द्वारा होंगे, वो यहाँ पर नजर आते हैं। इसकी सेटिंग हमने अभी बता दी थी। स्ट्रीम की सेटिंग भी है कि हमें पूरा जो भी हम पोस्ट करते हैं वो पूरा अच्छे से उसका डिटेल्स आए, या सिर्फ उसका एक कंडेंस फॉर्म में यहाँ नजर आए, तो सेटिंग्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हम करते हैं यहाँ पर जो भी पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, वो इससे नजर आता है स्ट्रीम पे। और यहाँ अपकमिंग में होता है कि जब हम किसी काम के लिए कोई ड्यू डेट देते हैं तो बच्चों को भी अपनी क्लास में यहाँ पर अपकमिंग में नजर आता है, यानी कौन सा काम उनको आने वाले दिनों में कंप्लीट करना है, वो इसका उनको यहाँ पर रिमाइंडर एक तरीके से होता है, बिल्कुल सामने होता है। तो ये अपकमिंग में जो आगे अभी
जो काम नजदीक में करना है कंप्लीट, उसका नोटिफिकेशन आपको नजर आता रहेगा। तो ये हो गई, क्लास क्रिएट हो गई, ये स्ट्रीम हो गया, सेटिंग्स हो गई, क्लास को आर्काइव एडिट कैसे कर सकते हैं वो चीजें हो गई। अब है जो हमने क्लास क्रिएट की है, अब उस क्लास में हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को या अपने किसी टीचर को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पीपल पर जाना है। जब हम पीपल पिक के आइकन पर जाएंगे तो यहाँ पर टीचर्स को ऐड करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर किसी टीचर को ऐड करना है, इनवाइट टीचर्स के पे हमें जाना है, और अगर स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो हमें यहाँ पर जाना है। साथ ही स्टूडेंट्स को हम क्लास कोड के जरिए भी इनवाइट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम स्टूडेंट्स को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। अब इस आइकन को जैसे ही हमने टच किया, यहाँ पर आ गया टाइप अ नेम और ईमेल। यहाँ पर हमें बच्चों के जी सूट ईमेल आईडीज को टाइप करना है और उनको इसके जरिए एक ईमेल मिलेगा जिसके जरिए वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी आप इसको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि क्लास में अगर 50, 55, 60 बच्चे हैं तो हमें एक एक बच्चे के ईमेल आईडीज को अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक्सेल सीट मिली हुई है स्कूल से, जहां पर सभी बच्चों के एक क्लास वाइज जी सूट आईडीज हमें प्रोवाइड की गई है। तो हम उसी एक्सेल सीट पर जाएंगे और उस एक्सेल शीट पर जाकर हम वहां से उनकी आईडीज को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब ये मेरे क्लास के बच्चों की जी सूट आईडीज है। अब जितने भी बच्चे हो, 50, 55 जितने भी बच्चे हो, सबकी आईडीज को एक साथ कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 बच्चों की आईडीज आपको दिखा रही हूँ। अब इन तीनों के एक साथ मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैं इन तीनों आईडीज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर हम जाएंगे और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये तीनों आईडीज को हमने इनवाइट के जरिए एक मेल भेज दिया है। इन तीनों को क्लास को ज्वाइन करने से रिलेटेड एक मेल अभी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी क्लास को किसी ऐसे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है जो मेरी क्लास में नहीं होना चाहिए, वो शायद किसी और क्लास का है या हो सकता है किसी और स्कूल का है, तो उसको रिमूव करने का भी तरीका है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के पास ये ईमेल कैसे पहुंचता है और बच्चे कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। ये एक बच्चे की आईडी है जो डमी आईडी क्रिएट की गई है ताकि आपको बच्चों का एंगल भी मैं दिखा सकूं। अब यहाँ जो हमने इनविटेशन भेजा है वो बच्चों को मेल में मिल गया है। बच्चे के पास ये मेल मैंने ओपन किया तो यहाँ पर क्लास ज्वाइन करने का ये ऑप्शन आ रहा है। ये क्लास ज्वाइन करने का ऑप्शन है। साथ ही अगर बच्चा सीधे क्लासरूम में जाता है, ठीक है, या तो डायरेक्टली ईमेल से ज्वाइन कर सकता है, वहीं पर ज्वाइन करेगा तो क्लास ज्वाइन हो जाएगी, वहां पर उसको कोड अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ अगर वो बिना ज्वाइन के सीधे क्लासरूम में जाता है बच्चा, तो यहाँ पर भी उसके ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइन करने का इन्विटेशन है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चे ने ये क्लास ज्वाइन कर ली जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो बच्चा इस तरीके से क्लास ज्वाइन कर सकता है। और बच्चे ने क्लास ज्वाइन कर लिया और हमें किसी बच्चे को यहाँ से अपनी क्लास से रिमूव करना है, वो हमारी क्लास का नहीं है या हो सकता है वो किसी और स्कूल का हो, किसी दूसरी क्लास का हो, गलती से ज्वाइन कर लिया। हमें अगर किसी बच्चे को अपनी क्लास से रिमूव करना है तो उसका ऑप्शन भी हमारे पास है। जैसे अगर हमने इससे रिमूव करना है तो हम उस बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे के सामने ये जो बॉक्स बना है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक्शन है। एक्शन में क्या है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ईमेल रिमूव म्यूट, ईमेल का मतलब है कि इस बच्चे का की ईमेल आईडी शो होगी और उसको हम ईमेल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें कुछ खास ईमेल अगर किसी अलग से बच्चे को देना है तो भी हमें इस एक्शन के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। और म्यूट का मतलब है कि बच्चे क्लास में वो अपना वर्क सबमिट करेंगे लेकिन पोस्ट और कमेंट नहीं करेंगे। तो इस म्यूट ऑप्शन का हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हो। तो सारे बच्चों को सेलेक्ट करके म्यूट कर दिया, यानी टेस्ट की टाइमिंग जो हम 1-1.5 घंटे रखेंगे उसमें सभी बच्चे म्यूट होंगे, कोई भी उसमें कमेंट नहीं कर सकता है। तो ये हो गया म्यूट का ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि क्लास को ज्वाइन करने के बाद रिमूव भी कैसे कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्लास वर्क के जरिए हम बच्चे को किस तरीके से काम दे सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह दे सकते हैं। असाइनमेंट वगैरह कुछ भी देने के लिए हमें क्लास वर्क पे जाना है। जब हम क्लास वर्क पर जाते हैं
तो यहाँ पर एक मीट का आइकन है, ये मीट का आइकन जो है वो उसी मीट लिंक से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम डायरेक्टली, बच्चे हो या टीचर हो, यहाँ से डायरेक्टली मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर मीट स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे इस मीट से ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी स्क्रीन पे भी ये चीजें नजर आएंगी। गूगल कैलेंडर है, जब हम मीटिंग शेड्यूल करना हो तो गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल हो सकता है। और क्लास ड्राइव फोल्डर है, यानी टीचर अगर अपने क्लास ड्राइव फोल्डर में कुछ चीजें सेव करना चाहता है तो सेव कर सकता है। बच्चे जो अपना काम सबमिट करते हैं, अब हर एक बच्चे के पास एक क्लास ड्राइव फोल्डर उनकी क्लासरूम में नजर आएगा, तो बच्चा जो भी काम सबमिट करेगा उनको उस सब्जेक्ट का, उस क्लास का, तो उनको अपनी क्लास ड्राइव फोल्डर में अपना सबमिटेड वर्क नजर आएगा। टीचर को बच्चों का सबमिटेड वर्क नजर आएगा जिसको वो करेक्शन कर रहा है। तो ये 3 चीजें हो गई। मीटिंग शेड्यूल करना मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हम देखते हैं क्रिएट में क्या क्या ऑप्शन है और इसका हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम क्रिएट पर जाते हैं, इस ऑप्शन को जैसे ही मैंने क्रिएट को क्लिक किया तो कई सारी चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं। टॉपिक, रीयूज पोस्ट, मटेरियल, क्वेश्चन, क्विज असाइनमेंट एंड असाइनमेंट। एक एक करके हम इन सब चीजों को देखेंगे कि कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें टॉपिक। टॉपिक का मतलब सबसे आखिर में है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको बताऊंगी। टॉपिक का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना है क्योंकि ये वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम टॉपिक को क्लिक करते हैं तो टॉपिक पर यहाँ पर टॉपिक क्रिएट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने टॉपिक कुछ क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने अभी चैप्टर 1, ठीक है, लिख दिया। चाहे तो अपना नाम, चैप्टर का नाम भी डाल सकते हैं और इसको ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें लग रहा है कि और कुछ भी टॉपिक होना चाहिए, बच्चों को हम जो भी असाइनमेंट्स दें वो उसके लिए भी हम अलग से एक टॉपिक क्रिएट कर दें। तो हमने असाइनमेंट का एक अलग टॉपिक क्रिएट कर दिया। फिर हमें लग रहा है कि बच्चों की जो हम क्विज या टेस्ट लेंगे उसका एक अलग टॉपिक क्रिएट कर दें, तो हम क्विज का एक अलग टॉपिक क्रिएट कर देते हैं, क्विज या टेस्ट जो भी आप चाहें। फिर मुझे अटेंडेंस भी बच्चों का रखना है, अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड करना है, तो मैंने एक और टॉपिक क्रिएट कर दिया है, अटेंडेंस। तो मैंने ये अटेंडेंस का टॉपिक भी ऐड कर दिया है। ये बहुत जरूरी है, चाहे वो लोअर क्लासेस की बात करें, प्राइमरी में तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी में एक टीचर एक ही क्लास में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3 सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। तो उसको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जो टीचर है टॉपिक के जरिए क्या करेंगे, अपने क्लास को का सब्जेक्ट भी लिख देंगे। जैसे अगर एक टीचर एक क्लास में ईवीएस भी पढ़ा रहा है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, तो वो ईवीएस का जब चैप्टर 1 का काम देगा तो ईवीएस चैप्टर 1, ठीक है, उसके अंतर्गत वो लर्निंग मटेरियल, असाइनमेंट, क्विज, रिवीजन शीट्स दे सकता है। अब उसे इंग्लिश का काम देना है तो इंग्लिश चैप्टर 1 कर सकता है, उस तरीके से काम दे सकता है। तो उससे क्या होगा कि वर्क जो भी है, आप भले ही अलग अलग डेट में काम दे रहे हैं, अलग अलग डेट में मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक ही टॉपिक के अंतर्गत उसको असाइन करते हैं, एक ही टॉपिक के अंतर्गत अगर उसको पोस्ट करते हैं तो वो एक ही जगह पर नजर आता है। वो मैं अपनी क्लास में जब आपको दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। तो मान लीजिए मैंने अभी ये 4 टॉपिक क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट के जरिए हम बच्चों को टेस्ट ले सकते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए असाइनमेंट्स दे सकते हैं, और क्विज का जो है क्विज असाइनमेंट है उसके जरिए क्विज या टेस्ट क्विज असाइनमेंट के जरिए भी ले सकते हैं। लर्निंग मटेरियल का भी नेक्स्ट ऑप्शन है, उसमें भी लर्निंग मटेरियल, बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले हम असाइनमेंट को देखते हैं। असाइनमेंट में आ गया है, अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो है। पहले मैं ये राइट हैंड साइड में कई सारे चीजें आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर है जो असाइनमेंट मैं अभी क्रिएट करने जा रही हूँ वो किस क्लास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का सिलेक्शन है, क्या मुझे इस क्लास के लिए देना है या इन क्लासेस के लिए भी देना है। तो मुझे सिर्फ इस क्लास में देना है, मैंने इसी को रहने दिया। क्या ये असाइनमेंट सभी बच्चों को देना है या सिर्फ कुछ बच्चों को देना है, तो मुझे सभी बच्चों को देना है। अगर हो सकता है कि मुझे कुछ बच्चों को ही देना हो, जैसे कुछ हॉट्स क्वेश्चन हो, मैं सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के लिए भी हम असाइनमेंट, अलग अलग तरीके के असाइनमेंट बनाते हैं, अलग अलग बच्चों की लर्निंग जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को सिलेक्ट करके असाइनमेंट दे सकते हैं। असाइनमेंट्स को हमें ग्रेडेड रखना है या अनग्रेडेड रखना है, ये हमारे ऊपर है। मान लीजिए मैंने इसको अनग्रेडेड रखा है। अब ड्यू डेट, अगर हम कोई असाइनमेंट बच्चों को दे रहे हैं तो हमें वो किस तारीख तक चाहिए, उसके लिए हम ड्यू डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम ड्यू डेट पे क्या कर सकते हैं, आज 16 है, ये 17 का ड्यू डेट आ गया, मैंने 17 ही सेलेक्ट कर लिया। टाइम ऑप्शनल है, हम चाहे तो टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। टाइम खासतौर से तब इसका इस्तेमाल होगा जब हम बच्चों को टेस्ट ले रहे हैं, यानी कि हमने अभी असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट देने के साथ साथ हमने क्या कहा कि अभी 2 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन दे दिए कि 1 घंटे के अंदर इसके आंसर लिखकर भेजो क्लासरूम पे। तो उसमें क्या होगा, हम जब टेस्ट एक टाइम बाउंड वाला जो टेस्ट है 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के करना है, तो हम टाइम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक, अब चूंकि ये असाइनमेंट मैं दे रही हूँ तो मैंने एक असाइनमेंट का टॉपिक क्रिएट कर रखा है, तो ये असाइनमेंट हो गया। और यहाँ पर टाइटल, ये रूब्रिक्स तब एक्टिव होता है जब रूब्रिक्स में यहाँ पर ग्रेड हम डालते हैं तब रूब्रिक्स आता है। रूब्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि हम बच्चों को जो मार्क्स देंगे वो उसका क्या क्या आधार होगा। जैसे प्राइमरी में हैंड राइटिंग पर आधार होता है, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, फिर आंसर, तो उस पे है। तो अब टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बच्चों की मार्किंग करना चाहता है, तो रूब्रिक्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। पहले से यहाँ पर कोई रूब्रिक नहीं बना है, वो टीचर को खुद से क्रिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पर टाइटल आ गया। अब ये असाइनमेंट जो है मैं चैप्टर 1 से रिलेटेड दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर। मैं लिख देती हूँ ना, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। इंस्ट्रक्शंस, आपने जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, इतने वर्ड्स में लिखना है। तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन हो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब है कि यहाँ पर असाइनमेंट्स हम या तो अभी तुरंत क्रिएट कर सकते हैं या हम ऐड अटैचमेंट्स पे जाकर अपने डिवाइस से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड अटैचमेंट्स के जरिए बताती हूँ। जब हम ऐड के ऑप्शन पर जाते हैं, अटैचमेंट का साइन ऐड अटैचमेंट, अब कहाँ से हमें अटैचमेंट डालना है, गूगल ड्राइव से कोई लिंक डालनी है, कोई फाइल डालनी है, या यूट्यूब से वीडियो डालना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑप्शन है टीचर के लिए। जैसे अगर मान लीजिए, और एक और चीज यहाँ पे मैं बताऊंगी कि असाइनमेंट, क्विज, लर्निंग मटेरियल जो भी क्रिएट के अंतर्गत है उन सब में यही सेम ऑप्शन है। तो अगर मैं असाइनमेंट में ये ऑप्शन आपको बता रही हूँ तो सेम वही है, उसको आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए ऐड अटैचमेंट पे हम जाते हैं, कोई लर्निंग मटेरियल देना हो, कोई असाइनमेंट देना हो, तो हम गूगल ड्राइव से कैसे डाल सकते हैं। अब ये गूगल ड्राइव का हमने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है। गूगल ड्राइव में कहाँ है कि माई ड्राइव, शेयर ड्राइव्स, अपलोड, ठीक है। मैं माई ड्राइव पे जाती हूँ। जब मैं माई ड्राइव पे जाती हूँ तो मेरे ड्राइव पे मैंने कुछ मटेरियल्स रखे हैं, वहां से मैं चाहूँ तो बच्चों को असाइनमेंट दे सकती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर असाइनमेंट के लिए कुछ हॉट्स क्वेश्चन रखे हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ड्राइव में अगर मेरा काम पहले से सेव है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम तुरंत से कोई काम नहीं करते, हमारे पास बहुत थ्रू आउट दिस जो सेशन है काम करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने अपने ड्राइव से मटेरियल डाल दिया है। अब यहाँ पर हमारी मर्जी है कि बच्चों को हम इसको किस तरीके से देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल, बच्चे सिर्फ इस फाइल को देख सके, अपना काम करें। स्टूडेंट्स कैन एडिट दिस फाइल, अगर टीचर कोई रिवीजन शीट दे रहा है तो एडिट के लिए भी ऑप्शन डाल सकता है। या मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, हर बच्चों को इसकी एक कॉपी मिल जाए। मैंने कर दिया मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया। जैसे ही हमने मटेरियल डाल दिया, टाइटल डाल दिया, वैसे ही यहाँ पर असाइन का टॉपिक भी जो है वो, ये असाइन का जो ये ऑप्शन है वो भी ग्रीन हो गया, यानी अब हम असाइन करने के लिए ये तैयार है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम असाइन पे जाते हैं तो ये तुरंत बच्चों को असाइन हो जाएगा। या हम चाहें तो ये ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर असाइन, शेड्यूल, ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट, इसका असाइन मतलब अभी तुरंत साइन हो जाएगा, अभी तुरंत बच्चों को ये चला जाएगा। जब हम शेड्यूल पे जाते हैं तो शेड्यूल पे आ जाता है कि किस तारीख को, किस समय हम चाहते हैं कि ये बच्चे को मिले। जैसे अगर अब मुझे कल टेस्ट लेना है बच्चों को, तो आज ही मैं टेस्ट प्रिपेयर कर लिया मैंने कि क्या क्या क्वेश्चंस देना है उनको। आज ही मैंने इसमें क्लासरूम में इसको डाल दिया है, शेड्यूल कर दिया है और बच्चों को बता दिया है कि 10 बजे आपका टेस्ट है, तो 10 बजे बच्चों को ये मिल जाएगा। टाइम भी हम यहाँ पर हमने कहा भी था ना कि टाइम भी सेट कर सकते हैं। अगर मैंने 10 बजे का यहाँ पर शेड्यूल किया और मुझे 11 बजे या 11:30 बजे वापस चाहिए, तो यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं। तो इसका टेस्ट लेने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये हो गया ड्राइव से कैसे अटैच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लिंक, है ना। लिंक के जरिए हम ये यहाँ पर लिंक कॉपी करना है। तो लिंक कैसे कॉपी कर सकते हैं, जो भी लर्निंग मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका लिंक हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए दीक्षा से कोई मुझे लर्निंग मटेरियल बच्चों को देना है, तो मैंने दीक्षा का जो पोर्टल है उस पर मैं लॉगिन करती हूँ।
और यहाँ से जो लर्निंग मटेरियल है उसकी लिंक मैं कॉपी कर सकती हूँ। अब यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद दीक्षा पोर्टल ओपन हो रहा है और इससे लर्निंग मटेरियल मुझे सेलेक्ट करना है और बच्चों को देना है। तो मैंने अगर लर्निंग मटेरियल मान लीजिए कि हिस्ट्री का कोई लर्निंग मटेरियल देना है, मान लीजिए बच्चों को ये मैं हिस्ट्री की एक ये जो बुक है अगर यही मैं शेयर करना चाहती हूँ तो मैं इस पे जाऊंगी। आवाज आ रही है आपको? Yes, I'm very clear. ओके। अब जैसे हमने कोई एक लर्निंग मटेरियल है, कोई चैप्टर है वो सिलेक्ट कर लिया है तो इसको शेयर करने का हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जब हम शेयर पे जाते हैं तो ये लिंक सामने आ गया, इसको हमने कॉपी कर लिया है और हम इसको कॉपी कर लिया और हम इसको क्लासरूम पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से हमने ये लिंक ऐड कर दिया। तो बच्चों को लिंक के जरिए हम लर्निंग मटेरियल या असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और लिंक का एक और तरीका क्या है कि जब भी हम कोई चीज ऑनलाइन ओपन करते हैं, पढ़ते हैं, तो एड्रेस बार पे जो चीजें होती है वो उसका कंप्लीट लिंक होता है, तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल V करके भी कॉपी कर सकते, कंट्रोल C करके वहाँ कंट्रोल V लिंक के जगह पे करके ऐड कर सकते हैं। तो लिंक्स के जरिए हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं लर्निंग मटेरियल, असाइनमेंट, क्विज। उसके बाद थर्ड जो तरीका है वो है फाइल। ये फाइल जो है इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम पे, लैपटॉप पे या हमारे मोबाइल पे जो फाइल होगी हम उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फाइल का ऑप्शन ऑफ किया है तो यहाँ पर जो पेज ओपन होगा उसमें ये पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, यानी कि मुझे अपने डिवाइस से वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो मैं बच्चों को देना चाह रही हूँ। तो मैंने इसको ऑप्ट किया, क्लिक किया, क्लिक करके ये पहले से ओपन था इसलिए आ गया। अब डिवाइस पे जहाँ कहीं पर भी है वहां पे भी हम जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे मेरा मटेरियल है जहाँ से मुझे देना है, तो हमने डेस्कटॉप को, या डाउनलोड पे है तो डाउनलोड पे जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में। तो आप यहाँ पे आपके लैपटॉप से रिलेटेड या आपके कंप्यूटर के फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जहां से आपको मटेरियल डालना है आप वहां पर जाएंगे और यहाँ से आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे बच्चों को मटेरियल देना है, एक ये मैप है, पीपीटी है मैप का, या एक एक्सेल छोटा फाइल ही सेलेक्ट करती हूँ। ये एक्सेल फाइल है प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये बच्चों के लिए अपलोड करने के लिए रेडी हो गया और जैसे ही मैं इसको अपलोड पे क्लिक करती हूँ ये फाइल अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड हो गई। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ तक का काम ही नहीं है, जब तक ये असाइन नहीं होगा बच्चों को नहीं जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। मैं तो अब मुझे तो आपको सब बताना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको कभी कुछ और, आपको कभी ड्राइव यूज करना पड़ सकता है, कभी लिंक यूज करना पड़ सकता है, तो आपको जब जो जरूरत हो आप उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर फाइल हमने डालना सीख लिया। अब है यूट्यूब। अब हम यूट्यूब से बच्चों को कोई वीडियो का लिंक देना चाहते हैं, कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वीडियो का भी सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर हम यूट्यूब वीडियो सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक वीडियो बच्चों को देना है तो मैंने यहाँ टॉपिक डाल दिया, वीडियो सर्च कर लिया, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। जो मुझे बच्चों को देना है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं आपने पहले उसको देख लिया हो, ताकि आप जो है वो इंश्योर हो कि ये बच्चों के लिए लाभकारी होगा, फ्रूटफुल होगा। तो आपको जो रेलेवेंट वीडियो लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। एक से अधिक वीडियो भी आप डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। अब एक वीडियो है, ये वीडियो यूट्यूब का वीडियो आ गया। अब यूट्यूब का एक लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो यहाँ पर URL का भी ऑप्शन है, तो यहाँ URL पे आते हैं तो यहाँ पर हमें लिंक शेयर करना पड़ेगा। यानी कि कोई यूट्यूब, हम नया टैब खोलकर यूट्यूब वीडियो सर्च करके उसकी लिंक कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो URL भी हम भेज सकते हैं। तो यूट्यूब भी बहुत फायदेमंद है जिससे हम बच्चों को लर्निंग मटेरियल भेज सकते हैं।
तो ये 4 चीजें इसमें हो गई ऐड में, ठीक है। असाइन करना जरूरी है, तभी ये बच्चों के पास जाएगा। असाइन में शेड्यूल भी कर सकते हैं, और शेड्यूल करने के साथ साथ है ना एक सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट मतलब मान लीजिए मैंने अभी 2 चीजें सिलेक्ट की हैं, मुझे लगता है कि नहीं अभी इसमें और कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ और ऐड करना है, तो हम सेव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी शुरू किया है बच्चों को असाइनमेंट देना तो मुझे अभी तुरंत देना है, कोई जरूरी नहीं है। मैं सेव ड्राफ्ट कर दूंगी, ये सेव रहेगा, फिर मुझे उसमें जो एडिटिंग करनी होगी, जो ऐड माइनस करना होगा, वो करने के बाद मैं असाइन करूंगी। और डिस्कार्ड ड्राफ्ट क्या होता है कि मैंने कुछ चीजें सेलेक्ट की लेकिन अब मुझे नहीं भेजने हैं, तो मैं डिस्कार्ड ड्राफ्ट करूंगी, तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो ये हमने ऐड करने का तरीका देखा है। अब मैं आपको क्रिएट करना सिखाती हूँ। अब क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, डॉक्स, स्लाइड, शीट्स, ड्राइंग, फॉर्म्स। मैं यहाँ पर आपको डॉक स्लाइड्स बताऊंगी और फॉर्म्स में बताऊंगी क्विज में। और इनके एप्स भी हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्स और स्लाइड्स के ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव पे वो सेव होता जाता है। तो आप डॉक्स और स्लाइड्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के रूप में। और शीट्स भी ऐप है, ड्राइंग्स का मैंने देखा नहीं है। और ये जो फॉर्म्स है इसका कोई ऐप तो प्रॉपर मैंने नहीं देखा है, लेकिन फॉर्म्स भी जनरेट हो जाते हैं। न्यू फॉर्म एडिटिंग तो आप कर सकते हैं मोबाइल में, जैसे मैं एक फॉर्म शेयर करती हूँ और आपको उसको आपकी ईमेल आईडी के साथ वो शेयर कर देती हूँ, तो आप उसको एडिट तो मोबाइल में कर सकते हैं, लेकिन न्यू फॉर्म जनरेट करना जो है उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन एंड्रॉइड में भी आप न्यू फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत इजीली कहीं पर भी हम टीवी देखते हुए भी या कभी भी खाली बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे अपना कुछ क्विज भी बना सकते हैं। मोबाइल से हमारे लैपटॉप के लिए तो हमें टाइम निकाल के प्रॉपर बैठना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल में हम बहुत आसानी से फॉर्म्स भी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आपको गूगल सर्च पे जाना है, कोई भी जो ब्राउजर है उस पर आपको सर्च करना है forms.google.com। ठीक है, मैं आपको अभी जब मोबाइल का दिखाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कैसे जनरेट होगा। तो जब आप जाएंगे तो एक न्यू फॉर्म क्रिएट हो जाता है। न्यू फॉर्म क्रिएट हो गया, अब आप उसको आराम से बनाइए। तो फॉर्म्स ये सब चीजें मोबाइल से भी हो सकती है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है तो हम जी सूट से काम नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी। तो अब क्रिएट के ऑप्शन पे जाते हैं, तो मैं गूगल डॉक्स पे जाती हूँ भी। अब गूगल डॉक्स या तो हमारे डिवाइस में मैंने अगर ड्राइव में रखा है तो ड्राइव से शेयर करूंगी। अभी मुझे ये चाहिए कि मैं अभी 4 क्वेश्चन लिखूं और बच्चों को भेजूं असाइनमेंट, ठीक है, या मैं कोई लर्निंग मटेरियल बना दूं, कुछ रिवीजन नोट्स बना दूं, तो गूगल डॉक्स पे हम जाएंगे। और गूगल डॉक्स का ये शीट जो है मैंने क्लासरूम के अंदर से ही ओपन किया है, तो जो भी इस पे टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। टाइपिंग करने का तरीका, ठीक है, टाइपिंग तो एक जनरल टाइपिंग है, ठीक है। ऐसा हो गया, व्हाट इज योर नेम, ये एक जनरल कीबोर्ड से टाइपिंग हो गया। अब आ जाती है बात कि हमें हिंदी में भी टाइप करने की जरूरत पड़ती है। तो हिंदी में अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसके एक तरीका तो है कि फाइल पे जाएं। फाइल पे जाने के बाद ये लैंग्वेज का जो ऑप्शन है, इसका जो ये मेनू है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे लैंग्वेजेस आ गए ऑप्शन। अब मुझे हिंदी टाइपिंग करनी है तो मैं हिंदी पे जाऊंगी। हिंदी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। हिंदी को सेलेक्ट करते हिंदी कीबोर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। हिंदी का ये फोनेटिक आ गया, तो मैंने अगर इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे आपका थोड़ा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है, आपका क्या नाम है, ठीक है, तो क्या नाम है। तो यहाँ पर कीबोर्ड के जरिए मैं हिंदी टाइपिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका, मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए आप लैंग्वेज पे जाते हैं और फिर लैंग्वेज चेंज करके टाइप करते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपने अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर आपने हिंदी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से भी आप, जैसे यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेजेस, ठीक है। ये जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो जब मैं यहाँ से, ये आइकन यहीं पे है इंग्लिश का, ठीक है, अभी इंग्लिश का कीबोर्ड एक्टिव है। अब मुझे हिंदी टाइपिंग करनी तो मैंने हिंदी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने किया
आपका, अब यहाँ पर मुझे ये आपका लिखना है, तो मैंने किया क्या क्या नाम है, तो ये एक्सक्यूज मी मैम। ये है। हाँ जी, मैम एक बार वो लैंग्वेज वॉइस टाइपिंग वाला फिर से बता दीजिए। हाँ वॉइस टाइपिंग में अभी आ रही हूँ। तो ये एक तो हो गया हिंदी टाइपिंग का, और सबसे आसान तो यही है कि वॉइस टाइपिंग हम कर लें, अगर कर सकते हैं तो। और सारे जो आपके पास, अगर आप मोबाइल में भी आप अगर गूगल स्लाइड्स आप डाउनलोड करते हैं, गूगल डॉक्स डाउनलोड करते हैं, तो आप वॉइस टाइपिंग उसमें भी कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग के लिए टूल्स पे जाना है। टूल्स पे गया तो यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। यहाँ वॉइस टाइपिंग के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर भी लैंग्वेज का है, यानी हमें इंग्लिश में भी करना है तो भी हम वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल करें, हिंदी में भी करें। ठीक है, ज्यादा परेशान लोग हिंदी में हो जाते हैं, इसलिए हिंदी के विशेष रूप से हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हिंदी का टाइपिंग करना है, क्योंकि सोशल साइंसेज के लिए हिंदी के लिए चाहिए, तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही क्लिक टू स्पीक हमने इसको क्लिक किया, अब ये तैयार है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। तो हमने बोला, और साथ साथ ये पूरा अच्छे से टाइप हो गया। बहुत इजी है, बहुत स्पीड में इसमें टाइप हो सकता है। अब हमें करना है इसको बंद, तो हमने इसको क्लिक कर दिया, तो ये बंद हो गया। तो ये हो गया हिंदी टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग से इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। और जो हम इस डॉक्स में टाइप कर रहे हैं वो ऑटो सेव है, यानी हम इसको यहाँ से शेयर करने की जरूरत नहीं है, अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम गूगल क्लासरूम में ही ये डॉक्स ओपन कर रहे हैं, तो मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ कि जो हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सेव करने की, शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल डॉक्स ओपन कीजिए, टाइप कीजिए, और ये आपका काम हो रहा है इस पे। तो ये हो गया। अब आ जाती है बात गूगल स्लाइड्स की। तो गूगल स्लाइड्स पे हम जाते हैं। गूगल स्लाइड्स पे भी आप जाएंगे तो यहाँ पर पीपीटी बनाने का आपको सारा तरीका नजर आएगा। अब बहुत सारी चीजें हैं, पीपीटी बहुत यूजफुल हो जाता है जब हम कुछ क्रिएटिव बच्चों के साथ असाइनमेंट्स देते हैं या उनसे कुछ और काम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, अगर मैं बच्चों को उसको उसके तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं चेंज करती हूँ कीबोर्ड को। तो यहाँ पर मैंने टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा है ना, अगर मैं इससे रिलेटेड पिक्चर्स बनाना चाहती हूँ, कोई क्विज देना चाहती हूँ बच्चों को, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज दे सकते हैं। तो ये स्लाइड्स भी है, यहाँ पर भी टूल्स आपको गूगल स्लाइड्स में भी मिलेंगे, और गूगल स्लाइड्स में भी आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो वैसे ही काम करेगा जैसे गूगल डॉक्स में करता है। तो ये हो गया, और स्लाइड्स भी ऑटो सेव हो जाते हैं, यानी जो मैंने लिखा है वो आपको इस पे नजर आ रहा है। तो अलग से कोई यहाँ शेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं, अगर आप इसमें बना रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे गूगल ड्राइव में काम करें तो आपके ड्राइव में सेव होता रहेगा, और ड्राइव से आप शेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया गूगल स्लाइड्स बनाने का, है ना। हमें भी खुद टीचर्स, एज अ टीचर भी हमें कई बार अपने प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, तो स्लाइड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, क्योंकि वॉइस टाइपिंग का भी ऑप्शन है। उसके बाद शीट्स तो जनरली होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम स्प्रेडशीट्स डालते हैं। फॉर्म्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्विज में। तो इस तरीके से हमने अगर कुछ बना लिया है, तो यहाँ हम जो असाइनमेंट्स हैं, लर्निंग मटेरियल या कुछ भी है, जब लर्निंग मटेरियल पे जाएंगे तो यहाँ पोस्ट का ऑप्शन आएगा, असाइनमेंट्स पे जाएंगे तो असाइन का ऑप्शन आएगा, क्विज पे भी असाइन का ऑप्शन आएगा, और क्वेश्चन पे जाएंगे तो आस्क का। अभी मैं आपको सब दिखा देती हूँ। तो हमने इसको असाइन कर दिया, तो ये उन बच्चों को चला जाएगा जिसको हमने ये भेजा है, जिस क्लास को सिलेक्ट किया, जिन बच्चों को सिलेक्ट किया, उनको ये असाइनमेंट चला जाएगा। तो ये हुआ असाइनमेंट का। अब हम क्विज पे आते हैं। क्विज पे जब हम आते हैं तो हमें, जैसे ही क्विज पे आते हैं, एक ब्लैंक गूगल जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे ड्राइव में जो मैंने सेव कर रखा है गूगल फॉर्म मुझे वही देना, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे और अपने ड्राइव से इधर से जाकर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विज के लिए गूगल फॉर्म बहुत कन्वीनियंट होता है, और गूगल फॉर्म से अगर हम क्विज लेते हैं तो हमें मार्क्स भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन है, कि हम गूगल फॉर्म से बच्चों का मार्क्स ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर सके। अब मान लीजिए कि क्विज बनाते हैं। ठीक है, क्विज बनाने के लिए मैंने 5 मार्क्स का एक छोटा सा क्विज लिया है, जो आपको मैं दिखाती हूँ। ड्यू डेट मान लीजिए मैंने ये कल का ही दे दिया, टाइम ऑप्शनल है, टाइम नहीं देना, और
यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइटल पे। टाइटल जो है ये जनरल नॉलेज का एक क्विज मैं दे रही हूँ, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अब मैं क्रिएट करती हूँ गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म्स को क्रिएट किया तो हमने गूगल फॉर्म्स का ये ऑप्शन क्लिक किया तो एक नया गूगल फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। ये जो गूगल फॉर्म ओपन हुआ है, अब ये ओपन हो गया। अब हमें इसे क्विज बनाना है। गूगल फॉर्म पे ये ध्यान में रखिएगा कि क्विज ही नहीं होता है, बल्कि और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती हैं, या गूगल फॉर्म्स के जरिए हम शॉर्ट आंसर भी बच्चों से मंगा सकते हैं। मैंने इस गूगल फॉर्म को तैयार किया है और मुझे इसको क्विज बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स भी तो देने हैं। तो मार्क्स तो तभी होगा जब हम क्विज बनाएंगे। तो यहाँ पर है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। जनरल सेटिंग, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। तो जनरल सेटिंग में है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, क्या बच्चों के ईमेल एड्रेसेस हमें चाहिए, तो मैंने कह दिया हाँ। अब ये जो कि क्लासरूम के अंदर से मैंने जनरेट किया है, इसलिए ये अपने जीसूट आईडी से जनरेट किया ना ये गूगल फॉर्म, तो ये केवीएस डेली रीजन के लिए रेस्ट्रिक्ट हमने किया हुआ है। और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर हम ये चाहें तो ये करें, नहीं तो ना भी करें। बच्चे जो अपना फॉर्म है सबमिट करने के बाद क्या इसको एडिट कर सकते हैं। तो चूंकि मैं क्विज दे रही हूँ इसलिए मैं एडिट का ऑप्शन उनको नहीं दूंगी। कोई अगर हम उसे टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देना चाहते हैं तो बच्चे देखेंगे या नहीं कि क्या उनका रिस्पॉन्स कैसा क्विज किया, तो ये हम अगर नहीं दिखाना चाहते तो हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे। अब शो प्रोग्रेस बार क्या होता है कि साइड में एक बार बना हुआ नजर आता है गूगल फॉर्म में, ठीक है। अगर हम शो करते हैं तो वो बार नजर आता है। जैसे जैसे क्विज खत्म होता जाएगा बार जो है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो शो प्रोग्रेस बार अगर करना है तो हमने इसको क्लिक सेलेक्ट कर लिया। शफल क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो क्वेश्चन हम क्विज में बना रहे हैं, अब हर बच्चे को हम चाहते हैं कि अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चन मिले। किसी का क्वेश्चन नंबर कुछ 1 कुछ और था, दूसरे का कुछ और, तो हम क्वेश्चन ऑर्डर को भी शफल कर सकते हैं। साथ ही है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर बच्चा दूसरा रिस्पॉन्स भी देना चाहते हैं तो क्या हम उसको लिंक देना चाहते हैं, मैं नहीं देना चाहती, तो मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। कोई कंफर्मेशन मैसेज अगर हम डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्विज के बाद बच्चों को वो नजर आएगा। अब आ जाता है क्विजेस। अगर इस गूगल फॉर्म को क्या हमें क्विज के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैंने कह दिया यस, क्योंकि मार्क्स तभी आएंगे जब इसको हम क्विज के लिए करेंगे, तभी पॉइंट्स का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को जो मार्क्स है, ये तो जनरली है, ये पहले से ही है कि ये क्रोम बुक्स में लॉक मोड में ही है, क्योंकि ये जीसूट आईडी से है, तो ये पहले से ही किया गया है। अब है जो बच्चे गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करेंगे उसका मार्क्स उनको तुरंत मिल जाए सबमिशन के बाद, या बाद में मैनुअल रिव्यू के बाद मिले, तो हमने कह दिया लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करना जरूरी है क्योंकि जब हम सेटिंग्स कर रहे हैं तो जब तक वो सेव नहीं होगा सेटिंग्स चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाता है इसका ब्यूटिफिकेशन का। हमें चाहिए कि हमें हमारा क्विज जो है बन रहा है सुंदर भी दिखे, तो यहाँ पर हम थीम ऑप्शंस पे जाते हैं, कस्टमाइज थीम, ठीक है। क्या पिक्चर डालें बैकग्राउंड में, किस तरह का कलर डालें, तो हम यहाँ पर थीम पर जा करके पिक्चर भी डाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे ये पिक्चर डालना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर को इंसर्ट किया, तो ये पिक्चर इस गूगल फॉर्म में इंसर्ट हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगेगा। अब जो पिक्चर हमने सेलेक्ट किया उसी से मिलता जुलता कलर भी बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर भी हमें लगता है कि नहीं मुझे तो दूसरा ही कलर चाहिए, तो ये प्लस का ऑप्शन है, तो प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे तो हम इसमें दूसरा कलर भी ले सकते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये दूसरा बैकग्राउंड कलर हो गया। तो इस अपने क्विज को सुंदर दिखाने के लिए हम इसका कस्टमाइज थीम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें क्विज बनाना है, तो ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, मैंने इसको टाइटल देना शुरू कर दिया है। ये मैंने एक जनरल नॉलेज का क्विज बनाया, तो मैंने यहाँ जीके लिख दिया। कुछ और डिस्क्रिप्शन है, बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे बच्चों का नाम चाहिए, तो नेम मैंने लिख दिया। नेम ऑटोमेटिकली यहाँ शॉर्ट आंसर हो जाए, क्योंकि नेम के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये नेम ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर में आ गया। अब यहाँ पर साइड में जो है ऐड क्वेश्चन, अब हमें दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है, तो हमने इसको क्वेश्चन दूसरा ऐड करने का ऑप्शन ले लिया, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने मान लिए डाल दिया कि हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हमने डाल दिया JL नेहरू, दूसरा डाल दिया। हम चाहे तो 4 ऑप्शन डालें, 5 ऑप्शन डालें, मैं सिर्फ 2 ऑप्शन डाल रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डाल दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये दो ऑप्शन हो गए। अब चूंकि ये क्विज है तो हमें कौन सा आंसर सही होगा उसका आंसर की भी डालना है। तो आंसर की पे जब हम जाएंगे, नीचे आंसर की लिखा है, तो अब यहाँ पर आंसर जेल नेहरू सही है, ये यहाँ पर टिक हो गया। और यहाँ पर पॉइंट्स मैंने इसका 2 पॉइंट रखा है और इसको मैंने डन किया, यानी ये क्वेश्चन सेव हो गया, इसकी आंसर की सेव हो गई, इसका पॉइंट्स हमने रख दिया। अब यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड है, यानी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना बच्चे के लिए जरूरी है, तभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके पास, तो हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि नहीं, अब ये क्वेश्चन मुझे हटाना है, तो डिलीट का ऑप्शन भी हमारे पास है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है, तो फिर ऐड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। कोई पिक्चर डाल के हमें ऐड करना है, ऐड इमेज करके हम पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो बहुत सोशल साइंसेज में तो बहुत जरूरी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई वीडियो भी डाल सकते हैं। अगर हम सेक्शन वाइज देना चाहते हैं, जैसे हमने पहले फर्स्ट चैप्टर से 4 क्वेश्चन दे दिए, फिर दूसरा सेक्शन शुरू कर दिया सेकंड चैप्टर का, तो ये हम ब्रेक करके भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैंने ऐड क्वेश्चन को फिल किया और दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, Who was the first president of India? यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो मैंने फिर से ऑप्शन डाल दिया यहाँ पर JL नेहरू, और दूसरा ऑप्शन मैंने डाल दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आंसर की मैंने डाल दिया, आंसर की में ये सही आंसर है और इसका पॉइंट मैंने 3 रखा है। ये छोटा सा क्विज बनाया है ताकि आपको जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो वो आ जाए, और यहाँ पर फिर डन कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन हम ऐड करते जाएंगे, ऑप्शंस डालते जाएंगे और हमारा गूगल फॉर्म पे क्विज तैयार हो गया। अब बच्चों को ये कैसा दिखेगा, एक बार हम आश्वस्त हो ले कि बच्चों के सामने ये क्विज कैसा जाएगा, तो ये प्रीव्यू पे जब हम जाते हैं, जब हम प्रीव्यू पे जाते हैं तो ये हमारा है कि बच्चों के सामने ये ऐसा क्विज आएगा, बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये क्विज तैयार हो गया। अब हम क्लासवर्क पे जाते हैं, ये जो हमने ऑटो सेव है, तो जैसे ही क्लास में ये जो है आपको दिख रहा है ये प्रीव्यू है। ठीक है, सेंड करने का ऑप्शन क्या है देख लीजिए। एक तो ये हम इसमें कर रहे हैं तो हमें असाइन पे ही जाके करना है, यहाँ से अलग से सेंड करने की जरूरत हमें क्लासरूम पे नहीं है। पहले क्या होता था कि हम क्विज बनाते थे तो फिर हम अलग से जाते थे सेंड के ऑप्शन पे, ठीक है, तो उसका लिंक शेयर करते थे, बच्चों को ये लिंक के जरिए देते थे, है ना, लिंक उसका बन जाता है, फिर हम उसको कॉपी करते थे और स्टूडेंट्स को दिया करते थे। लेकिन जब हम जीसूट आईडी से क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अलग से सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हम इसको असाइन कर देंगे। ये रेडी हो गया और हमने इसको यहाँ पर असाइन कर दिया, ये असाइन हो गया, यानी अब ये क्विज बच्चों के पास चला गया है, बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब बच्चे इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा एक और चीज जो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं थी, लेकिन अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। मैं एडिट के ऑप्शन पे जाती हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए क्विज में हमें भूल गए कि अच्छा हमने ड्यू डेट नहीं डाला, हमने टाइम नहीं डाला, मुझे तो ग्रेडेड करना था, हमें कुछ भी अगर उसमें फिर से चेंज करना है तो यहाँ 3 डॉट्स हैं, ठीक है, क्लास वर्क में ही सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर हम 3 डॉट्स में जाते हैं और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। एडिट में मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पर टॉपिक नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पर क्विज वाला टॉपिक सेलेक्ट कर लेती हूँ। दूसरा एडिट क्या करना है कि ग्रेड इंपोर्टिंग मेरा एक्टिवेट नहीं था, अब मैं इसको ग्रेड इंपोर्टिंग का एक्टिवेट करती हूँ। ये एक्टिवेट होगा तभी मैं ग्रेड इंपोर्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन मैंने एक्टिवेट कर दिया और फिर इसको सेव करना जरूरी है। अगर हमने एडिट किया और सेव नहीं किया तो फिर तो वही पुराना ही रहेगा, तो यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो जो मैंने क्विज दिया था उसको मैंने तैयार कर लिया है, बच्चों के पास ये जा चुका है। अब मैं बच्चे की आईडी से दिखाऊंगी कि बच्चों को ये कैसा नजर आएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट के पास हम गए जिसने अभी अभी क्लास हमारी ज्वाइन की थी। अब हम देखते हैं कि अब ये जो है अब ये जो है स्ट्रीम पे इसके आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर का जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो यहाँ पर स्ट्रीम पे नजर आ रहा है। एक असाइनमेंट है, तो या तो स्टूडेंट जो है वो क्लास वर्क पर जाए और अपने असाइनमेंट्स के देखे, अगर उसको स्ट्रीम पे से ही जाना, अच्छा देखो क्या है, तो डायरेक्ट ये स्ट्रीम पे से भी वो जा सकता है। जब बच्चे के पास ये जब स्ट्रीम से बच्चा इसको सिलेक्ट करेगा तो ये असाइनमेंट उसके सामने है। अब बच्चा ये गूगल फॉर्म ओपन करेगा, यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन हो गया बच्चे को। अब देखो हमने सफल क्वेश्चन ऑर्डर कहा था, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। अब हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बच्चे ने इसको सेलेक्ट किया। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, इसको सेलेक्ट किया, नेम डाल दिया और इसको सबमिट कर दिया। तो बच्चे का काम यहाँ पर सबमिट हो गया। लेकिन बच्चे को सिर्फ यहीं तक नहीं करना है,
अब ये तो बच्चे ने अटेम्प्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बाद इसको मार्क एज डन भी करना है। अगर जो हम कोई असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, अपना नोटबुक का काम उसमें दिखाना होता है, कोई पीडीएफ बनाकर या कोई इमेज से, तो फिर उसमें अटैच भी करना है। तो ये थोड़ी देर में ही यहाँ पर सबमिट हो गया ऑटोमेटिकली, अदरवाइज इसको जैसे ही क्लिक करते ये सबमिट हो जाता। तो बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया, ये काम उसका सबमिट हो गया। अनसबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब काम जो है वो सबमिट हो गया है। टीचर के पास ये कैसा आएगा? अब मैंने ये दिया है बच्चों को काम, अब मैं देखूं किसने इसको अटेम्प्ट किया नहीं किया। तो व्यू असाइनमेंट्स पे मैं जाती हूँ। अब 2 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है और एक बच्चे ने टर्न इट मतलब अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट, बच्चे ने इसको अटेम्प्ट कर लिया, अपना काम सबमिट कर दिया। और असाइनमेंट का मतलब है कि इतने बच्चे अभी असाइन तो है, लेकिन अभी उन्होंने असाइन का मतलब है असाइंड है, लेकिन उन्होंने अभी अपना काम किया नहीं है। तो इन दोनों ने कर लिया है। अब इनका ग्रेड्स हमें इंपोर्ट करना है। अब तो मैं चाहूँ तो और बच्चों का वेट करूँ, है ना, कि और भी बच्चे अटेम्प्ट कर ले। मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो हम एक साथ ही इंपोर्ट कर लेंगे सबका ग्रेड, तो हम वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको, चूंकि इंपोर्ट मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना सिखाऊं। अब चूंकि हमने इंपोर्ट एक्टिवेट कर दिया था तो यहाँ इंपोर्ट ग्रेड्स का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट ग्रेड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो हम इंपोर्ट ग्रेड को ऑप्ट करते हैं। अब क्या होगा कि बच्चे ने जो ये गूगल फॉर्म पे काम किया है वो इंपोर्ट हो जाएगा और मार्क्स लग जाएगा। इसका मार्क्स लग चुका है। इसने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए नहीं आया है, या तो सबमिट नहीं किया होगा वर्क को, तो ये यहाँ पर मार्क्स लग गया है। इसी तरीके से सभी का मार्क्स आ जाता है। इनकेस अगर किसी का रह सकता है तो हम फिर उसको गूगल फॉर्म पे जाकर चेक कर सकते हैं कि उस बच्चे ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। अब रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं ना, गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज पे हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है बच्चों की रिस्पॉन्स देखने का। अब मान लीजिए उस नक्षत्रा का हमें नजर नहीं आ रहा था कि उसको कितने मार्क्स आए, तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्सेज में जाकर उनको देख सकते हैं। रिस्पॉन्सेज में या तो हम पूरा क्विज उनका देख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के डाउनलोड रिस्पॉन्सेज कि किस बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का अगर कोई ग्रेड रह जाता है किसी कारण से, तो चूंकि इंपोर्ट ग्रेड का ऑप्शन है इसलिए हमें इसकी जरूरत बहुत कम ही पड़ेगी, शायद ना भी पड़े। तो जब हम रिस्पॉन्सेज सीएसपी में कर ले डाउनलोड कर लेते हैं, रिस्पॉन्सेज में जाना पड़ेगा ना, और यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। तो ये रहा इनका अटेम्प्ट करने का। चूंकि इसने दूसरी, अब देखिए नक्षत्रा का क्यों नहीं आ रहा था। अब देखिए एक क्या होता है कि एक ही मोबाइल है और 2 भाई बहन है, उनको क्लास करना है। अब उसने अपनी आईडी से नहीं किया, जो बच्चा ऐड है अगर उसने अपनी आईडी से नहीं किया है तो इसीलिए उसका वहां ग्रेड इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ये उसके भाई की आईडी है। अब उसने उससे अटेम्प्ट कर लिया, उसको मोबाइल में ध्यान नहीं रहा क्योंकि दोनों एक ही डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कुछ भी आपको लगता है काम में कुछ क्यों नहीं आया है तो जरूर उसमें ईमेल आईडी चेक करना होगा कि वो अपनी जी सूट आईडी से ही जो है वो अटेम्प्ट करें। अब क्या कर सकते हैं टीचर, क्या करेंगे, अब मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप फिर से उसको अपनी आईडी से करो तो उसका ग्रेड इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सीएसवी फाइल के जरिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जब हम क्लासरूम में काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में काम करते वक्त ग्रेड ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो ये इंपोर्ट ग्रेड आपको क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट जो अब है टॉपिक उस पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने असाइनमेंट देख लिया, क्विज देख लिया, अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भी क्या है कि अगर हमें कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, कोई एक क्वेश्चन डाल के अभी तुरंत उसके आंसर लेने हैं, तो हम क्वेश्चन डाल सकते हैं, या हम इसके जरिए भी, ऐड में भी सेम ऑप्शन है और क्रिएट में भी सेम ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है जिसके जरिए हम बच्चों से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये भी क्लास सिलेक्शन है, स्टूडेंट सिलेक्शन है, पॉइंट्स भी है, ड्यू डेट, टाइम, टॉपिक, ये भी है। तो सेम वही चीजें हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग हमें करना है। और यहाँ आस्क है, जैसे ही हम इसमें क्वेश्चंस डालेंगे यहाँ आस्क का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हम बच्चों से पूछ सकते हैं, इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं जो सब में है। तो ये क्वेश्चन का यूज हो गया, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन के जरिए अटेंडेंस कैसे लेते हैं उसमें। अब आता है लर्निंग मटेरियल का। लर्निंग मटेरियल का मतलब है कि बच्चों को हम पढ़ने लिखने के लिए क्या मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसमें भी सेम वही चीजें हैं, ठीक है। टॉपिक डालना है, चैप्टर 1 का लर्निंग मटेरियल है तो चैप्टर 1 इस क्लास को देना है, सभी बच्चों को देना है। टाइटल मैंने डाल दिया, मान लीजिए कि मुझे बच्चों को रिवीजन नोट्स देने हैं तो मैंने यहाँ पर रिवीजन नोट्स लिख दिया।
और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन है जो पहले ही आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, ये क्रिएट वाला ऑप्शन है वो भी किया जा चुका है। तो यहाँ पर ऐड पे जाते हैं, अगर मुझे कोई लर्निंग मटेरियल देना है अपने डिवाइस पे मैंने सेव कर रखा है तो मैं अपने डिवाइस से जाकर कोई लर्निंग मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे मुझे लर्निंग मटेरियल देना है, मान लीजिए कि रिवीजन नोट्स उठाई, मान लीजिए मुझे मैप का कुछ देना है इनको करने के लिए, तो मैंने मैप सेलेक्ट कर लिया और मैप सेलेक्ट करके फिर इसको अपलोड कर दिया। तो इस तरीके से लर्निंग मटेरियल जो है वो बच्चों को हम पोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन आता है पोस्ट का, इसको भी हम शेड्यूल कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको पोस्ट कर दिया तो ये लर्निंग मटेरियल बच्चों को चला जाएगा। तो ये हो गया लर्निंग मटेरियल का। अब एक बच्चा है रीयूज पोस्ट। रीयूज पोस्ट का क्या मतलब है कि जो पोस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है किसी क्लास में, अब हम उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने रीयूज पोस्ट सेलेक्ट किया। अब रीयूज पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद वो सारे चीजें मेरे स्क्रीन पे आएंगी जो मैंने अब तक किसी क्लास में सेव किया हुआ है। आवाज तो सबको आ रही है? यस मैम। तो जब हम रीयूज पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पर चूंकि बहुत सारा मटेरियल शायद इसलिए टाइम ले रहा है, यहाँ पे सारे जो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है किसी भी क्लास में वो सारा मटेरियल यहाँ पर ओपन हो जाता है। और जिसको हमें रीयूज करना है उसको सेलेक्ट करना है और जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन ओपन होता है। जैसे अगर कोई मटेरियल मैंने रीयूज पोस्ट से सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद इसी तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, इस तरीके का वो पोस्ट यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देना है। अगर मान लीजिए मैंने 11D में कोई मटेरियल पोस्ट किया था और मुझे अब उसको 11D में भी भेजना है, 12D में पोस्ट किया था 11D में भेजना है, तो हमने वो मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इसको हमें किस क्लास के लिए यूज करना है, किन बच्चों के लिए यूज करना है, फिर हमारे ऊपर सारा ये इन्फॉर्मेशन डालकर हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो रीयूज पोस्ट का इस्तेमाल हम किसी पोस्ट को रीयूज करने के लिए कर सकते हैं। अब है कि यहाँ तक सबको क्लियर है या कुछ और पूछना है? गूगल फॉर्म में हिंदी टाइपिंग हो सकती है लेकिन उसका जो यस मैम, ये रीयूज पोस्ट कंटेंट मटेरियल के लिए भी है या फिर असाइनमेंट के लिए भी हो सकता है? असाइनमेंट के लिए भी हो सकता है सर, जो भी असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, सब चीज के लिए जो भी हमने पोस्ट किया सब ओके ओके, थैंक यू। और मैथ्स के जो सिंबल्स होते हैं, एक्सक्यूज मी मैम संगीता मैम, मैथ्स के जो सिंबल्स होते हैं जैसे रूट, पाई, ये सारे सिंबल्स भी हम यूज कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स में, गूगल डॉक्स में? गूगल डॉक्स में वो है कुछ एक मैथ्स के लिए कुछ ऑप्शन है। आपकी एक सेकंड ट्रेनिंग की प्लानिंग हो रही है तो उसमें हम कुछ अभी चूंकि बेसिक्स है इसलिए हम बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं। एक एडवांस ट्रेनिंग आपकी होगी तो उसमें फोकस किया जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या क्या चीजें हैं हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और गूगल डॉक्स में मैंने देखा तो नहीं है लेकिन हाँ ये मैंने बताया था हमारी वाइस मैम ने कि गूगल डॉक्स में कुछ है, इक्वेशंस वगैरह कुछ करके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक्सटेंशंस, मैथ के लिए कुछ एक्सटेंशंस भी, हालांकि कई एक्सटेंशंस पेड भी हैं तो अभी उस पे वर्क चल रहा है हमारा, उस पे काम चल रहा है, तो जैसे वो होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू मैम। ओके। और हिंदी टाइपिंग के लिए क्या है कि हिंदी टाइपिंग तो मैंने अगर हम जो हमारे अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैक्सिमम चीजों में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है। अदरवाइज मोबाइल पे हमारा हाथ इतना जो है वो बैठ चुका है कि हम हिंदी टाइपिंग भी उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर अगर वॉइस टाइपिंग नहीं है तो फिर ये आप जो अपने सिस्टम पे जरूर ये डाउनलोड कर लीजिए, इससे भी टाइपिंग बहुत इजी हो जाती है। तो हिंदी टाइपिंग मैम, हाँ हाउ टू शेयर स्क्रीन? हाँ मैम, अभी मैं जब आऊंगी मीट पे फिर मैं बताऊंगी, अभी 1 बाय 1 मैं करके आपको बता रही हूँ, ठीक है? अभी क्लासरूम पे इसलिए क्लासरूम करके फिर ओके मैम, थैंक यू। अब हमने देख लिया कि कैसे स्ट्रीम क्या है, क्लास वर्क के जरिए हम बच्चों को कैसे काम दे सकते हैं, पीपल के जरिए कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे नजर आ रहा है वो है ग्रेड्स। लेकिन जब आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो वहां पर ग्रेड्स का ऑप्शन नजर नहीं आता है, ठीक है? लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मोबाइल मैं अगर 10 मिनट के लिए शेयर करूंगी तो ग्रेड्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो चीजें ग्रेड्स में आती है वो मोबाइल में भी नजर आती है। यहाँ पर जब हम ग्रेड्स पे जाते हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमारे सामने जो बच्चों को हमने काम दिया है वो नजर आने लगता है कंसोलिडेटेड फॉर्म में, ठीक है? जैसे मैं अगर आपको उस क्लास में दिखाती हूँ जहाँ जो मैंने पहले से क्रिएट की हुई है,
ये क्लास भी ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए ही मैंने बनाया था। तो ये पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जो मैंने काम दिया है वो यहाँ पर बच्चों को नजर जो भी काम है उसका हेडिंग नजर आ रहा है, ग्रेडेड है या अनग्रेडेड है वो नजर आएगा, किस डेट को दिया है या किस डेट में उसको सबमिट करना है वो भी नजर आएगा, और साथ ही साथ किसने सबमिट कर लिया नहीं किया वो भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में पूरा नजर आ रहा है लैपटॉप पे। लेकिन मोबाइल पे जब आप जाएंगे तो जो पर्टिकुलर आपका काम है आपको उसी पर जाना होगा। जैसे अगर मैं इन बच्चों के 3rd चैप्टर का जो मैंने इनको असाइनमेंट दिया था, मैं देखती हूँ कि इन्होंने सबमिट किया है या नहीं किया, तो अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपको क्लास वर्क पे जाना होगा, फिर असाइनमेंट्स में आपको देखना होगा किस चैप्टर का असाइनमेंट देखना है। तो मान लीजिए मुझे चैप्टर 2 में देखना है कि किस बच्चे ने असाइनमेंट दिया है, किसी का असाइनमेंट मुझे चेक करना है, तो हम डायरेक्टली क्लास से भी जा सकते हैं, क्लास वर्क पे जाएंगे और पर्टिकुलर उस असाइनमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पता चलेगा कि कितने बच्चों का हमने चेक करके रिटर्न कर दिया है, कितने बच्चों ने अभी सबमिट भी नहीं किया है, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट किया लेकिन अभी मैंने उसको रिटर्न नहीं किया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि टर्न इन मतलब बच्चे ने अपना काम सबमिट कर दिया। अब ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, यहाँ पर है ये ऑप्शन। ठीक है, ये उसका नजर आ रहा है वर्क। और जब हम ग्रेड्स पे जाते हैं तो ये 3 डॉट्स पे नजर आता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाऊँ तो इसका असाइनमेंट ओपन करके चेक कर सकती हूँ। अगर मैं ग्रेड्स से चेक कर रही हूँ, अगर मुझे ग्रेड पे जाना हो तो ग्रेड पे अगर हम जाते हैं तो अब यहाँ पर 3 डॉट से हम चेक कर सकते हैं। जैसे जो असाइनमेंट मुझे चेक करना है वो ये है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे जाते हैं तो व्यू सबमिशन, यानी जो इसने वर्क सबमिट किया वो हम यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लास वर्क में बगल में ही नजर आ रहा है इसलिए व्यू सबमिशन का ऑप्शन वहाँ पे नहीं था। अब जो असाइनमेंट हमने बच्चों को दिया है उसका जो वर्क है ये यहाँ पर ओपन हो गया स्क्रीन पे। चेक करने के लिए लैपटॉप पे हमें एरिया हाईलाइट करके अपना कमेंट देना होता है। अब ये जो मैंने असाइनमेंट दिया था इसका इन जनरल कमेंट जो हम बच्चों को देते हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, डू नीट वर्क, वो हम यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम कमेंट डालते हैं पोस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, अगर हमने ग्रेडेड असाइनमेंट दिया जिसका हमें मार्क्स लगाना है तो हम यहाँ पर एक और बॉक्स ओपन, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। अरे पहले उसको करना है, मतलब बिना उसके नहीं होगा। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अगर ये असाइनमेंट ओपन था, अगर ये प्राइवेट कमेंट है यानी जो हम असाइनमेंट पे इन जनरल कमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ग्रेडेड होगा तो एक और बॉक्स यहाँ पर बनेगा, इसके ऊपर एक बॉक्स बनेगा जिसमें मार्क्स हम लगा सकते हैं, और जहाँ यहाँ पर हम चेक करते हुए जो मार्क्स लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली ग्रेड्स में सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्रेडेड होता और यहाँ पर मैं मार्क्स लगाती तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो मार्क्स जो है वो भी सेव हो जाता। चूंकि ये अनग्रेडेड है इसलिए इसमें मार्क्स का जो बॉक्स है वो नजर नहीं आ रहा है। अब चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए हमें इसे ओपन विथ पे नहीं जाना है, उस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर लैपटॉप पे हैं तो आपको ये प्लस का आइकन है, इससे एरिया हाईलाइट कर सकते हैं जिसके लिए आपको कमेंट देना हो, या ये कमेंट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बैंक में क्या होगा कि जो काम जो हम एक बैंक बना लेते हैं, जो जनरल कमेंट्स हम बच्चों को देते हैं, कुछ मैंने कमेंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं और भी आपके हिसाब से बहुत सारे कमेंट्स बन सकते हैं। तो अपने तरीके से हम लोग कुछ कमेंट बैंक बना लेंगे, ऑलरेडी उसमें 10-12 कमेंट्स रख सकते हैं और उसको हम जरूरत पड़ने के जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि मुझे इस बच्चे की का कॉपी अगर चेक करना है तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे जहाँ सही लग रहा है वो ठीक है। अगर मुझे कुछ कमेंट देना है तो मैं एरिया हाईलाइट कर सकती हूँ। ठीक है, एरिया ये सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने जो लेफ्ट बटन होता है माउस का उसके साथ इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया इस एरिया को ड्रैग करके। और यहाँ पर जो मुझे कमेंट देना है, अगर मुझे वेरी गुड कमेंट देना है तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड है और फिर यहाँ पर जाकर हम उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं और ये कमेंट कर दिया हमने, ये चला गया। वैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हम पर्टिकुलर उसी यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर ये एक्टिवेट होगा और उस एरिया को हम सेलेक्ट करके अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर डाल करके फिर कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेव होती जाती हैं और बच्चों को रिटर्न करने के बाद बच्चे ये सारे कमेंट देख सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे चीजों को स्क्रॉल करते जाएंगे और देख लेंगे। ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चों को हमें ये बताना है कि जो PDF वो बनाते हैं वो सही तरीके से बनाएं,
अब जैसे इस तरीके की चीजें आएंगी तो हमें बच्चों को पहले ये समझाना होगा कि वो इस तरीके से ना दे। अब वो बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है तो वर्टिकल दे, ताकि उस तरीके से उसको ओपन किया जा सके। अगर मान लीजिए कि हमें थोड़ा बारीकी से पढ़ना है इसको, तो हम इस यहाँ प्लस का आइकन है, इससे हम इसको थोड़ा सा जूम करके भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल में चेक कर रहे हो तो मोबाइल में करेक्शन वर्क और भी इजी है, क्योंकि उसमें पेन का एक आइकन बन जाता है और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कमेंट बैंक से कमेंट दे दिया है और ये काम जो है वो हम कर सकते हैं। अब ये एरो है, अगर ये अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जनरल कमेंट देना है, तो इस एरो के जरिए मैंने इसको हटा भी दिया है। ये इसको और भी हम चाहे तो जूम कर सकते हैं। अब जब काम सेलेक्ट हो गया, काम हमने बच्चे ने कहा हमने चेक कर लिया है, तो उसके बाद हमें बच्चों को काम जो है वो रिटर्न भी करना है। रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर रिटर्न के ऑप्शन पे जाना है। अब मान लीजिए इसका काम अच्छा है तो मैंने इन जनरल कमेंट भी इसको कुछ दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तो ये एक तो ये जनरल कमेंट बच्चों को मिल जाएगा, और ये पोस्ट करेंगे तो ये कमेंट पोस्ट होगा। अब बच्चों का ये जो वर्क हमने चेक किया, अगर मार्क्स होता तो मार्क्स भी हम इस पे चेक करके डाल सकते थे और पोस्ट कर सकते थे। अब काम चेक करने के बाद इसको रिटर्न करना जरूरी है। रिटर्न करने के लिए भी जो है वो इस सबमिशन को, अगर हमने कई सारी बच्चों की चेक कर ली तो मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं, कई बच्चों की एक साथ चेक करके रिटर्न कर सकते हैं, या सिर्फ इसको रिटर्न करना है तो हम सिर्फ इसको रिटर्न के ऑप्शन पे जाएंगे और बच्चे का ये काम हमने रिटर्न कर दिया। जैसे स्कूल में बच्चे हमारे पास कॉपी सबमिट करते हैं, हम चेक करते हैं, रिटर्न करते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि बच्चे का काम हमने चेक किया और उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से करेक्शन वर्क किया जा सकता है। मोबाइल में भी मैं आपको कनेक्ट करके 10 मिनट्स के लिए जरूर दिखाऊंगी कि मोबाइल में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। अब तो ये हो गया जो हमने अभी जो 4 चीजें हम देखते हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स, ये चारों चीजें कवर हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अटेंडेंस लेना, ठीक है। अटेंडेंस 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तरीका है कि हम एक क्वेश्चन पूछे बच्चों से और उसके जरिए अटेंडेंस लें, और दूसरा तरीका है कि हम बच्चों से गूगल मीट पे अटेंडेंस लें। दोनों 2 चीजें हो गई। अगर जहां पर मोबाइल यूज कर रहे हैं वहां पर गूगल मीट अटेंडेंस नहीं काम करता है तो हम इसके जरिए अटेंडेंस ले सकते हैं, या क्लास वर्क का अगर हमें अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अटेंडेंस लेने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और हमें क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पे गया है, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक टॉपिक क्रिएट की थी अटेंडेंस की, तो मैंने उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अटेंडेंस का ये टॉपिक है, डेट वाइज जो भी मैं अटेंडेंस लूंगी वो इसमें आता जाएगा। और ड्यू डेट क्या है, अगर मुझे आज जो मेरा क्लास है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें टाइम और डेट डाल देना है। तो मैंने अभी मान लीजिए मेरा क्लास चल रहा है तो मैंने 16 का डेट किया है, और मेरा क्लास जो है मान लीजिए 4 बजे से शुरू हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 4:30 तक का टाइम दे दिया है अटेंडेंस के लिए, ठीक है। अटेंडेंस के लिए हमने डेट और टाइम भी डाल दिया है, और ग्रेड्स भी इसमें डालना है। ग्रेड इसलिए डालना है कि अगर हम महीने भर का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो ये ग्रेड से आसानी से रखा जा सकता है। तो मैंने ग्रेड का कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर ली, सभी बच्चों का अटेंडेंस लेना है वो कर लिया। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये शॉर्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि हमें इसे मल्टीपल चॉइस बना देना है। यहाँ पर क्वेश्चन की जगह हमें क्या लिखना है, अटेंडेंस फॉर, आज का डेट है तो 16/6/2020, ये आज का डेट के साथ हमने ये डाल दिया। इंस्ट्रक्शंस में मैंने लिख दिया है आर यू प्रेजेंट, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन डालना है, यस। बच्चा क्लासरूम में आएगा तो इसका मतलब प्रेजेंट है, अदरवाइज वो क्यों आएगा। तो जिसको आना है वो यस ऑप्ट करेगा और अपना अटेंडेंस लगाएगा। और यहाँ पर आस्क, ठीक है, यानी हमने पूछा है। यहाँ पर भी ऑप्शन है शेड्यूलिंग का, सेव ड्राफ्ट, डिस्काउंट ड्राफ्ट, हमें अभी पूछना है। मैंने ये आस्क का ऑप्शन जो है वो डाल दिया। तो अब ये बच्चों के पास चला जाता है। अटेंडेंस कैसे जाएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। अब जो मैंने अटेंडेंस बच्चों से पूछा है वो अटेंडेंस कैसे पहुंचेगा, ये मैंने अभी अटेंडेंस जो पोस्ट किया है वो बच्चों के स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बच्चे यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। अब ये आर यू प्रेजेंट, इसका अटेंडेंस ये पूछा गया है, और इसमें 10 पॉइंट्स का जो ये ऑप्शन है मैंने इसको यस किया प्रेजेंट का, और इसको टर्न इन करना जरूरी है। टर्न इन कर दिया,
अब ये मेरा अटेंडेंस मार्क हो गया। टीचर के पास कैसे पहुंचेगा? तो अब ये जो मैंने अभी अटेंडेंस पूछा है, मैं इस पे जाऊं व्यू क्वेश्चन, यहाँ 3 बच्चों ने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया है। तो अब इनको क्या करना है, मैंने 10 मार्क्स का ग्रेड कर रखा था ना, तो मैंने इनको 10-10 दे दिया। इन तीनों को 10-10 दे दिया, इससे रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी होती है। और इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना। अगर मान लीजिए ये सेलेक्ट नहीं होते तो कैसे सेलेक्ट करना है? अब मुझे इन बच्चों को रिटर्न भी करना है, ठीक है, रिटर्न का भी ऑप्शन है यहाँ पे, रिटर्न करेंगे तभी होगा। तो जितने बच्चों ने टर्न इन किया है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी टर्न इन से, ठीक है। अब ये बच्चे सिलेक्ट हो गए और इनको रिटर्न जरूर करना है, तभी ये रिकॉर्ड में आ पाएगा। अब इसको मैंने तीनों को रिटर्न कर दिया, ये रहा रिटर्न। बच्चों को ये मैंने रिटर्न कर दिया, तो ये अटेंडेंस उनका लग गया। और इसका रिकॉर्ड भी कैसे हम देख सकते हैं वो देखिए। अब अटेंडेंस जो हमने लगाया है उसका, क्योंकि हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमें 1 मंथ का भी रिकॉर्ड रखना है कि कौन कौन सा बच्चा महीने में कितने दिन क्लास में प्रेजेंट रहा। अब हमारे पास यही ऑप्शन है ऑनलाइन क्लास में। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे हम जाएंगे कि कैसे हम इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। ये सेटिंग्स का जो आइकन आप देख रहे हैं, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट्स, डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV, डाउनलोड दीज ग्रेड्स एज CSV। दीज में सिर्फ आज का आएगा, ठीक है। तो हमें दीज, अगर मुझे आज का देखना है कि आज कौन प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो मैं इसको डाउनलोड करूंगी। अगर मुझे देखना है कि अभी तक मैंने जो भी काम दिया है बच्चों, इसमें सिर्फ अटेंडेंस का ही नहीं, जितना भी मैंने असाइनमेंट दिया है, टेस्ट लिया है, अटेंडेंस का लिया, वो सारा आएगा इसमें कि किसने अटेम्प्ट किया है, किसने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर मैं करती हूँ कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट्स, तो गूगल शीट के रूप में ये ओपन होगा। देखिए कैसे कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट, तो एक गूगल शीट तैयार होगी और जिसमें बच्चों को जो भी मैंने अटेंडेंस अब तक लिया है और जो भी काम दिया है वो एक गूगल शीट में यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने काम दिया था उसका यहाँ पर है, चूंकि ये तीनों अनग्रेडेड है इसलिए यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है। ये ग्रेडेड है लेकिन करेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है। और जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर 10-10 मार्क्स का मैंने ग्रेडिंग किया हुआ है, तो सारा अटेंडेंस इसमें नजर आ रहा है अगर बच्चों ने दिया है। अगर नहीं है इसका मतलब कि बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। तो अब क्या होगा कि इससे ये क्लियर है कि जिसके मार्क्स लगे हुए हैं वो प्रेजेंट है, जिसके मार्क्स नहीं लगे हैं वो एब्सेंट है। तो ये महीने भर का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। जितने दिन से मैं अभी रख रही हूँ वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 11 जून, 12 जून, एक दिन में 2-3 बार भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये महीने भर का रिकॉर्ड भी हम रख सकते हैं। तो ये ग्रेड रख सकते हैं हम, और CSV फाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब ऑल ग्रेड्स को हम CSV फाइल में डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड हो गया है ना। डाउनलोड्स में हम जाएंगे तो दिखेगा, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमने ओपन किया तो यहाँ पर ग्रेड्स लगे हैं, ग्रेड्स लगे हैं इसका मतलब बच्चा प्रेजेंट है। ग्रेड्स नहीं लगे हैं अटेंडेंस पे, इसका मतलब बच्चा प्रेजेंट नहीं है। तो ये तरीका है अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने का। एक और है गूगल मीट अटेंडेंस, जो मीट के अटेंडेंस के लिए जरूरी है। वो मैं अभी आगे मीट पे जब मैं आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये अटेंडेंस का हो गया। नेक्स्ट है गूगल कैलेंडर पे मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मीटिंग शेड्यूल करना भी सीखना है। हालांकि क्लास के लिए उसकी बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन मीटिंग शेड्यूल करना जरूरी है। अब हम जाते हैं कैलेंडर पे। यहाँ जब हम कैलेंडर पे जाते हैं तो मीटिंग शेड्यूल करने का तरीका भी हमें सीखना है गूगल मीट पे। जब हम कैलेंडर पे गए तो आज का ये ट्यूसडे 16 जून का ये ओपन है। अब मुझे मान लीजिए 17 कल का मीट हमें शेड्यूल करना है, तो जो जिस डेट का, अब ये जून का हमारे पास ओपन है, हमें अगर जुलाई में भी करना है तो इधर से हम जुलाई भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जून में ही मुझे मान लीजिए कल का मीट शेड्यूल करना है, तो मैं इस डेट को सेलेक्ट करूंगी। ये चूंकि हमारी जीसूट आईडी से लिंक्ड है, इसलिए हमारे जो भी पेंडिंग जो ड्यू डेट है वो भी आपको इस पर नजर आएंगे। अब 17 को मुझे 12 से 1 मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको जैसे इस टाइम स्लॉट को मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, ये पेज तुरंत ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको अलग से ओपन नहीं करना है, मैंने बस ये टाइम स्लॉट जो है वो उसको सेलेक्ट किया है। अब मुझे इस टाइम में मुझे चेंज भी करना है। अब यहाँ तो 12 से 1 का मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं 1:30 बजे तक का भी करना है, तो हम इसको 1:30 बजे का भी कर सकते हैं। लगता है कि नहीं मुझे 11 बजे ही शुरू करना है, तो यहाँ पर हम
टाइम भी चेंज कर सकते हैं, डेट भी चेंज, यहाँ से भी डेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस पेज पे भी हम जो भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम और डेट हमने तय कर लिया। अब टाइटल जो हम इवेंट शेड्यूल करना चाह रहे हैं गूगल कैलेंडर पे, तो मैं एक ट्रेनिंग सेशन कर सकती हूँ या एक डेमो क्लास एक है ना, तो मैंने यहाँ पर एक डेमो क्लास कर लिया। और ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो मैं इवेंट शेड्यूल कर रही हूँ वो गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो मैं इसको जरूर ऐड करूंगी। ऐड करते ही एक लिंक यहाँ पर जनरेट हो गया और 250 पार्टिसिपेंट गूगल मीट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई क्लास ले रहे हैं, तो हालांकि हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ वही 50-55 के करीब क्लास में जाती है, लेकिन अगर हम कोई मीट करना चाह रहे हैं तो 250 पार्टिसिपेंट्स भी उसमें आ सकते हैं। तो मीट लिंक जनरेट हो गई, 50 लोग उसमें आ सकते हैं, ये भी एक जनरेट हो गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका फोन मीटिंग आईडी ये हो गया, फिर ये फोन नंबर भी है जिसके जरिए ज्वाइन किया जा सकता है, तो ये हो गया। और इसको कॉपी करके आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आपके साथ मैंने ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल किया, तो यहीं से मैंने फिर कॉपी करके वो आपको भेजा था। अब ऐड गेस्ट, अगर हमें ईमेल के जरिए इन्विटेशन देना है तो हमें ऐड गेस्ट पर जाना पड़ेगा। तो ऐड गेस्ट में क्या करना है, हमें ईमेल आईडी डालने हैं, जी सूट ईमेल आईडी डालने हैं अपने गेस्ट के, ठीक है, या जिसको हम इनवाइट करना चाह रहे हैं उनके ईमेल आईडी यहाँ पर डालने हैं। तो इसके लिए भी वही तरीका है कि सबको कॉपी करो और पेस्ट करो। एक्सेल सीट में एक्सेल सीट में अगर हमारे पास ईमेल आईडीज हैं, बहुत सारे अगर लोगों को इनवाइट करना है, तो हम एक साथ सबकी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर कैलेंडर पे जाकर उनको कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। सेव हमने कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इनविटेशन ईमेल्स भेजने हैं कैलेंडर गेस्ट को, तो मैं यहाँ पे कहूंगी सेंड। सेंड मतलब ईमेल चला जाएगा, अगर मुझे ईमेल नहीं भेजना है तो डोंट सेंड। अब मुझे लगता है कि नहीं, इसमें तो मुझे फर्दर कुछ और भी चेंज करना है, तो जब मैं इस पर अगर इसको डिलीट ही करना है, मान लीजिए इसको डिलीट करना है मुझे, तो राइट क्लिक करेंगे तो यस नो, अगर ये मैं इसको करना चाहती हूँ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ये सब चीजें आ सकता है। डिलीट करने का मन हुआ तो डिलीट भी कर सकते हैं। और या अगर मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, तो इस पे एडिटिंग का भी ऑप्शन ओपन होगा। जैसे ही इसको हम हल्का सा टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। राइट या लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, इसको बस हल्का सा टच करना है ओपन करने के लिए, तो ये ओपन हो गया। अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, तो ये एडिटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे एडिट करना है, डेट, टाइम, जो भी चीजें हैं, तो एडिटिंग करके फिर यहाँ पर सेव कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, कल की मीटिंग मुझे कैंसिल करनी है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मीटिंग शेड्यूल करने का तरीका हो गया। अब है गूगल मीट का, ठीक है। गूगल मीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बच्चों से जो बातचीत करेंगे वो गूगल मीट के जरिए ही करेंगे। तो गूगल मीट के लिए हमें क्लासरूम पे जाना है। तो क्लासरूम पे जाते हैं। हमने बताया था कि पहले ही हमने एक मीट लिंक जनरेट कर देते हैं क्लास के लिए, और बच्चे उसी मीट लिंक से मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मीट लिंक है अभी जो हमने इस क्लास शुरू किया, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे और टीचर ही शुरू करेगा मीटिंग, तभी शुरू होगा, बच्चों से शुरू नहीं होगा। जैसे इस पे हम जाएंगे तो मीट लिंक जनरेट करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसको मैं बंद कर दूं इसलिए क्योंकि कहीं आपका अटेंडेंस ना इसमें डिलीट हो जाए। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा और आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं मीट का सारी चीज आप अपने ही मीट से समझाती हूँ आपको। अब मान लीजिए जैसे हमारी मीटिंग चल रही है, वैसे ही बच्चों के साथ हमारा क्लास चलेगा जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। ये पिपल का आइकन है जिसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से बच्चे हैं और उनको उनके स्क्रीन पेन करवाना, ये सब चीजें हम बता सकते हैं। तो बच्चे इस जब मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है मीटिंग के दौरान, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहली चीज की मीट लिंक जनरेट हो जाती है। भले ही हमारा मीट लिंक वही है, लेकिन एक फ्रेश मीट लिंक हर दिन के क्लास में जनरेट होती है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये मीट लिंक जो है वो आ गया। तो जब भी हम बच्चों से क्लास लेते हैं तो ये जनरेट होती है। हालांकि इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के मीट लिंक से ही बच्चों को ज्वाइन करना है। इनकेस आपको शेयर करना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और बच्चों को के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मीट लिंक आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में
इसको क्लिक करेंगे तो मीट का यहाँ पर आपका टॉपिक आ रहा है और आप उसको उससे मीट लिंक को देख सकते हैं, कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर माइक, कैमरा, ये सब चीजें तो क्लियर हो गई हैं। अब है टर्न ऑन कैप्शंस का होता है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो वो हमें रिटन फॉर्म में भी नजर आता है। अब है प्रेजेंटेशन का, यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बाद में बताऊंगी। जो मेन चीजें हमें ध्यान में रखनी है, पहला है पिन स्क्रीन। जो मैंने मीटिंग स्टार्ट करते ही कहा था कि स्क्रीन को पिन जरूर कर लें। बच्चे से जब हम रूबरू हो रहे हैं मीट में तो हमें क्या करना है, हमें जरूर अपनी स्क्रीन पिन करवानी है। ऐसा ना हो कि वो किसी और क्लासमेट की स्क्रीन सेंटर पे आ रही हो और हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसको नजर ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों से स्क्रीन को पिन जरूर करवाएं, जैसे मैंने करवाया था कि जो ऑनर है क्लास का, ये जो मीट का ऑनर है, जो प्रेजेंटर है, जो टीचर प्रेजेंटर है, उसके नाम के आगे ये शॉर्ट एरो होगा, इसको क्लिक करेगा और ये पिन का आइकन है, इसके जरिए आपको अपनी स्क्रीन पिन जरूर करवानी है। आप पीपीटी शेयर कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक शेयर कर रहे हैं, जो भी हो, आप अपनी स्क्रीन को पिन करवा के जरूर रखिए। दूसरा चीज अभी है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है, यानी स्क्रीन को कैसे शेयर करना है। आपको मेरी स्क्रीन जो नजर आ रही है यहाँ पर यू आर प्रेजेंटिंग नजर आ रहा है, ठीक है। यू आर प्रेजेंटिंग यानी कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्रेजेंटेशन पे। आप जब आपकी जो स्क्रीन होगी यहाँ पर लिखा होगा प्रेजेंट नाउ, ठीक है, प्रेजेंट नाउ यानी कि आप अपनी स्क्रीन कैसे शेयर कर सकते हैं। उसमें आप जाएंगे तो योर एंटायर स्क्रीन या विंडोज या क्रोम आएगा। अगर आपको पूरी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है तो आप उस पर जाएंगे और पूरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और मटेरियल शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं उसी से कर रही हूँ। इंटायर स्क्रीन शेयर किया और मेरी स्क्रीन पे जो भी चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस इंटायर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये 3 डॉट्स आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये 3 डॉट्स हैं जिसके जरिए हम इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग, चूंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है इसलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आप यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है और आप इसको मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसको आप जैसे मीटिंग खत्म होती है, आपने मीटिंग रिकॉर्ड की है तो मीटिंग खत्म होने के बाद आपके पास ईमेल में एक लिंक आ जाता है मीटिंग से रिलेटेड, जो आपके ड्राइव में सेव हो सकता है। और इतना ही नहीं, आप क्या करेंगे कि अगर बच्चे को के साथ आपको मीट लिंक शेयर करनी है तो आप उसकी जीसूट आईडी से शेयर कर सकते हैं। और शेयर आपको कैसे करना है, एज अ व्यूअर, एज अ ऑनर, है ना, एडिटर। तो आप हमेशा बच्चों के साथ जब भी आप अपनी क्लास की मीट लिंक शेयर कीजिए तो एज व्यूअर कीजिए ताकि उसमें कोई एडिटिंग पॉसिबल ना हो। दूसरी एक और चीज ध्यान में रखना है कि रिकॉर्डिंग जो है का ऑप्शन जो है वो टीचर की आईडी के साथ ही है, स्टूडेंट्स की आईडी के साथ नहीं है। कोई स्टूडेंट मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। फिर एक और चीज है बहुत ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि जब आपने बच्चों के साथ गूगल मीट पर क्लास ले लिया है और अब आपको मीटिंग एंड करनी है तो हमारे पास गूगल मीट पे एंड मीटिंग का ऑप्शन नहीं है। एंड मीटिंग में क्या होता है कि जैसे ही एंड मीटिंग कहते हैं ऑटोमेटिकली सब मीटिंग से सभी लोग लीव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड मीटिंग का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है लीव मीटिंग का। यहाँ पर जैसे ही मैं जाती हूँ लीव कॉल, ठीक है, लीव कॉल का ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी क्लास खत्म हो जाए और आप तुरंत लीव मीटिंग करें, लीव कॉल करें और आप चलते बने, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक कि सारे बच्चे क्लास से रिमूव नहीं हो जाते, मीट से रिमूव नहीं हो जाते हैं, आप मीटिंग से नहीं जाएंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि क्लास जब हम ले रहे होते हैं तो हमारी क्लास जब ओवर होती है तो हम बच्चों को कह देते हैं कि अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो, क्लास इज ओवर। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे उसी समय लीव कर जाते हैं। अगर 2-4 बच्चे रह जाते हैं या 10 बच्चे, 15 बच्चे भी रह जाते हैं तो हमें सभी बच्चों को रिमूव करना है, फिर जाना है। रिमूव करने का तरीका क्या है कि जब ये इस पिपल के आइकन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा एरो जो दिख रहा है, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। तो आपको सारे बच्चों को रिमूव करना है और तभी आप मीटिंग को लीव करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि आप तो लीव कर चुके हैं मीटिंग को, लेकिन आपकी जो मीट बच्चों के साथ चल रही थी वो अभी भी चल रही है। तो जरूर मीट करें। इनकेस क्या होता है, कई बार कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से हम जो है मीटिंग से बाहर हो गए, मान लीजिए कुछ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए और टीचर जो है वो मीट लीव कर दिया, तो उसको जरूर से दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो वैसे नहीं अब चलो डिस्कनेक्ट हो गया अब खत्म करते हैं, नहीं, आप दोबारा मीट में जाएंगे क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखी है तो वो रिकॉर्डिंग चल रही होगी। दूसरी चीज कि आपने सभी बच्चों को रिमूव नहीं किया है तो आपको उनको भी रिमूव करना है। तो इनकेस आप अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग लीव हो जाती है, तो आप दोबारा उसमें जाएं और
क्लास लेना है क्लास लें, अदरवाइज आप सबको रिमूव करें, तभी जाकर आप मीटिंग से लीव करें। ये बहुत जरूरी है जब हम मीट पर क्लास ले रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मीट अटेंडेंस, गूगल मीट अटेंडेंस का, ठीक है, कि अगर जो गूगल मीट में जो बच्चे आए हैं, जैसे अभी प्रीति मैम ने कहा था कि सभी टीचर्स अपने नाम और डेजिग्नेशन लिख दें, ठीक है, वो शायद अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना चाह रही हूँ, लेकिन एक एक्सटेंशन हम ऐड करते हैं तो हमें अलग से इस तरीके के अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो एक्सटेंशन है गूगल मीट एक्सटेंशन, ठीक है, गूगल मीट अटेंडेंस। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन है कि हम अपने जीसूट आईडी से जो क्रोम बनाएंगे, ठीक है, क्रोम हमने बताया था कि जो क्रोम ब्राउजर है उसको हम रजिस्टर कर लेते हैं अपने ईमेल आईडी के साथ। अब जैसे मैंने अपनी इस केवीएस आरओ दिल्ली की आईडी का एक अलग क्रोम बना लिया है, और इसके साथ जो भी मैं एक्सटेंशन चाहूँ ऐड कर सकती हूँ और उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो हमें एक्सटेंशन पर जाना, एक्सटेंशन ऐड करना होता है। मैंने चूंकि यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर ग्रीन कलर का एक छोटा सा टिक मार्क देख रहे हैं, ये गूगल मीट अटेंडेंस यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है छोटा सा, गूगल मीट अटेंडेंस का ये का ये आइकन है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसके जरिए मैं मीटिंग में कौन कौन से लोग थे और कब वो मीटिंग में आए वो भी हमें पता चल जाता है। इसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम के साथ? तो इसके लिए हमें एक न्यू जो है टैब ओपन करना है। जैसे मैंने ये न्यू टैब ओपन कर लिया है और यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बहुत सारे एक्सटेंशन है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल मीट अटेंडेंस की बात मैं आज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्रोम वेब स्टोर पे जाना है। सारे एक्सटेंशन हमें कहाँ मिलेंगे? क्रोम वेब स्टोर पे। तो हम यहाँ पर जाएंगे पहले क्रोम वेब स्टोर पे, है ना, क्रोम वेब स्टोर, इसको मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये क्रोम वेब स्टोर को हमें ओपन करना है। ये वेब स्टोर ओपन होगा, ये क्रोम वेब स्टोर ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वो हमें यहाँ पर कौन सा एक्सटेंशन चाहिए वो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। हमें चाहिए गूगल मीट अटेंडेंस, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाला गूगल मीट अटेंडेंस, इसको मैंने सर्च किया तो ये दो आ गए, ठीक है। एक सिर्फ मीट अटेंडेंस है, एक है गूगल मीट अटेंडेंस। हमें कौन सा रखना है? गूगल मीट अटेंडेंस। यहाँ पर रेटेड लिखा हुआ है। रेटेड इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको अपने क्रोम पे ऐड कर रखा है, और ये एक दूसरा जो है वो है ऐड टू क्रोम, क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं किया है। तो ये मैं आपको इसको ऐड करके बताऊंगी, ठीक है। ये ऐड करना मैं सिखा रही हूँ कि एक्सटेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं। करना आपको ये वाला है, ठीक है। अब किसी भी एक्सटेंशन को ऐड करना है तो आपको उसको सर्च करना है और यहाँ ऐड टू क्रोम पे जाना है। जब आप ऐड टू क्रोम पे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एक्सटेंशन। क्या ये एक्सटेंशन हम ऐड करना चाहते हैं? तो हमें ये एक्सटेंशन चाहिए, तो मैंने इसको ऐड एक्सटेंशन कर दिया। ये एक्सटेंशन ऐड हो गया मेरे क्रोम के साथ, और मेरे क्रोम के साथ ऐड होते ही इसका जो एक बर्ड, ये जो आइकन आप देख रहे हैं, इसका छोटा सा रूप यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आइकन ऐड हो गया। चूंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, और ऑलरेडी मैंने ये ऐड कर रखा है, इसलिए इसका आइकन यहाँ पर बना हुआ है। तो कोई भी एक्सटेंशन ऐड करना है तो आपको ऐड एक्सटेंशन पे जाना है, फिर ऐड एक्सटेंशन का एक और ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको रिमूव कर दूंगी। तो ये एक्सटेंशन आपको गूगल मीट अटेंडेंस जो है वो एक्सटेंशन ऐड कर देना है। अब ये गूगल मीट अटेंडेंस क्या करेगा? ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें ये एक छोटा सा आप टिक मार्क देख रहे हैं ग्रीन कलर का, यहाँ पर भी एक तो यहाँ पर एड्रेस बार के पास है, एक है यहाँ पर ये टिक मार्क। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी यहाँ पर एक छोटा पेज ये ऑलरेडी ओपन होता है, बहुत तो हिडन सा होता है, और ऑटोमेटिकली सभी लोगों के नाम इसमें आते जा रहे हैं जो इस मीटिंग में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे लोग यहाँ का नाम यहाँ पर इस पेज पर ओपन हो गया है, और वो कब मीटिंग में आए वो भी ओपन हो गया है, ठीक है। तो बच्चों में भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो सेव करते हैं अटेंडेंस वो हमें एट द एंड ऑफ द मीटिंग करना है, क्योंकि अगर हमने इसको सेव कर लिया है और बाद में कोई ज्वाइन करता है तो हमें उसका नाम नजर नहीं आएगा, या फिर हमें दोबारा उसको सेव करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ठीक है। अब इसको अटेंडेंस अगर चाहिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, ये है सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल। अब ये एक फाइल के रूप में आ जाएगा, और ये HTML है, यानी एक उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमें गूगल से ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं, इसके लिए नेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने इसको सेव एज CSV फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो ये डाउनलोड हो गया। अब जो लोग इस मीटिंग में है उसका अटेंडेंस यहाँ पर CSV फाइल के रूप में मैंने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करते ही अब मैं इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। मैंने ये CSV फाइल ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो इस मीटिंग में आए हैं, और कितने बजे उन्होंने ज्वाइन किया है वो भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जितने लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और कितने बजे किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये मीट अटेंडेंस का रिकॉर्ड है और ये मैं वाइस प्रिंसिपल मैम प्रीति मैम को सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये तरीका है कैसे हम इसके जरिए, ठीक है, गूगल मीट अटेंडेंस के जरिए अटेंडेंस सेव कर सकते हैं। तो ये है। अगर और कोई क्वेरीज है तो फिर हम ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप कहें तो मैं मोबाइल भी कनेक्ट करके आपको 10 मिनट्स में वो भी दिखा सकती हूँ। क्रोम से अटेंडेंस, ये तो क्रोम वेब स्टोर से ये मैंने डाउनलोड किया मैम, गूगल मीट अटेंडेंस इसी से किया हुआ है डाउनलोड। सर आपने जो अगर प्रीवियस मटेरियल आपने पहले गूगल क्लासरूम में अपने प्राइवेट आईडी से अगर क्लास लिया हुआ है, तो अगर आप अपने उस मटेरियल को रीयूज करना है तो वो आप पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीसूट आईडी जो हमारी मिली है वो केवीएस दिल्ली की। आप ऐसा कर सकते हैं कि उस मटेरियल को इसके ड्राइव में शेयर कर दीजिए। इस ड्राइव अपनी जीसूट आईडी के ड्राइव में अगर आप सेव कर देंगे उन सब चीजों को, तो आप वहां से भी पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब एक आईडी से बनी हुई चीजें जो कि आउटसाइड दिल्ली रीजन की है वो दूसरे के लिए शेयर करना पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन शेयरिंग का मैंने ऑप्शन बताया था, प्रेजेंट नाउ पर जाते हैं तो स्क्रीन शेयर हो सकता है। तो ये उपस्थिति का भी मैंने बताया सर, एक क्वेश्चन या मीट में गूगल मीट अटेंडेंस के जरिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था, लाइक जैसे मैं हाँ, वेबएक्स बोलिए। पे क्लास लेती हूँ तो उसमें स्क्रीन शेयर करो, तो मोबाइल की गैलरी में लाइक मैंने कुछ कंटेंट रखा हुआ है स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए, तो वो मेरी स्क्रीन पे आ जाता है। बट मैंने एक दिन इससे गूगल मीट से क्लास लेने में मैंने उसमें जो आपने बोला ना शेयर स्क्रीन करूँ, तो वो क्लिक किया तो वो नेक्स्ट पेज जो ओपन होता है वो आता है स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, तो और उसमें रिकॉर्डिंग का भी शो क्या कर रहा था, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। हाँ, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट मतलब जो आपको शेयर करना है वो आप शेयर कर दीजिए शायद। मैं नहीं, आपको तो अभी मोबाइल उसमें कनेक्ट करके भी दिखा। ओके, बोलिए मैम। थैंक यू। मैं मोबाइल कनेक्ट करके अभी आपको दिखाती हूँ, उससे भी उसके जरिए भी स्क्रीन शेयर हो सकता है और उसके जरिए भी हम मटेरियल शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। अगर टाइम अगर ओवर हो गया है तो जो टेस्ट है वो सबमिट नहीं करते, फिर वो मिसिंग का आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं फिर हम उसको, अगर हमें चाहिए तो हम लेट में उसका करके उसको टाइम को बढ़ा देंगे और उसको हम ये मेंटेन रखेंगे कि उसने लेट जो है वो पोस्ट किया है। अगर वाइस प्रिंसिपल मैम और एचएम मैम अगर क्लास के साथ कुछ शेयर करना चाहती हैं तो वो तो क्लास ज्वाइन करेंगे ही, सारी सारी टीचर्स की क्लास तो उनको ज्वाइन करना है। तो जो भी टीचर हमारी क्लास में अगर है, हमारे अलावा अगर कोई और टीचर भी है, चाहे वो एचएम या वाइस प्रिंसिपल मैम है, वो भी शेयर कर सकती हैं बच्चों के साथ। अगर वो कुछ शेयर करना चाहती हैं उस क्लासरूम में वो भी शेयर कर सकती हैं। डेस्कटॉप और मेल से भी अटैच मटेरियल ना, असाइनमेंट्स में तो बिल्कुल डेस्कटॉप से हम मटेरियल अटैच कर सकते हैं, और जो हमारी मेल में है उसको हम मेल में है तो या तो हम उसको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें या उसको ड्राइव में सेव कर लें और फिर उसको भी शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑनर के हाथ में है। जब हम उनको म्यूट कर रहे हैं तो वो खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते खुद से। हाँ, ऑनर को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एक क्लास बना रखी है जो पीपल है, यहाँ पर अगर हमने किसी एक टीचर को ऐड कर रखा है, मैं आपको उस क्लास को दिखाती हूँ जिसमें मैंने एक्स्ट्रा टीचर रखा, वाइस प्रिंसिपल मैम है जिसमें, उसमें बताती हूँ। ये जो मेरी क्लास है इसमें पीपल पे अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम है वो भी इसमें ऐड है। अब मुझे इनको ऑनर बनाना है तो मुझे इनके नाम के आगे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इसको मैंने जब क्लिक किया तो रिमूव ईमेल रिमूव और मेक क्लास ऑनर का ऑप्शन है। अगर मुझे इनको ऑनर बनाना है तो मैं इनको ऑनर बना दूँ। ठीक है, हो सकता है, और या इनको रिमूव करना हो किसी टीचर को तो रिमूव कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो दूसरे टीचर को हम अगर अपने क्लास में ऐड कर ले तो उनको फिर हम ऑनर बना सकते हैं, और खुद अगर हमें लीव करना है तो हम खुद भी क्लास लीव कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे हम दूसरे को ऑनर बना सकते हैं। अगर कुछ और क्वेरीज हो तो आप प्लीज बताएं, फिर मैं, अगर आप कहें तो मैं मोबाइल कनेक्ट करूं। मैम हम मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके।
मोबाइल से मैं इस मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ और मैं उसको म्यूट ही रखूंगी, मोबाइल म्यूट रखूंगी और लैपटॉप से रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। इस मीटिंग को मैंने अब मोबाइल से ज्वाइन कर लिया है और मैं स्क्रीन शेयर करके आपको मोबाइल के अगर कुछ डाउट्स है तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने मोबाइल आपके साथ जो है कनेक्ट कर, मोबाइल से ज्वाइन कर लिया, मोबाइल से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मोबाइल में यहाँ पर 3 डॉट्स नजर आते हैं, उसके बाद उसमें प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन आता है। जब वो आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन प्रेजेंट होने लगती है और इसके जरिए अगर आप बच्चों के को कुछ भी पीपीटी या कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो आप उसको पहले ओपन कर लेंगे तो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बच्चों को अगर टेक्स्ट बुक अगर मैंने बच्चों को कुछ दिखाना है तो उसके जरिए, इस स्क्रीन शेयरिंग के जरिए मैं कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी लर्निंग मटेरियल या कुछ भी बच्चों के साथ जो भी शेयर करना चाहती हूँ वो उनको दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग भी बहुत इजी है मोबाइल में। अब ये ओपन होगा और ये बच्चों के साथ हमने ये टेक्स्ट बुक या चैप्टर हमने ओपन कर लिया है और हम इसको शेयर करते हुए पढ़ा सकते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग बहुत इजी है मोबाइल के जरिए। उसके बाद अगर हम मोबाइल में क्लास वर्क वगैरह कैसे दे सकते हैं, अगर उसका तरीका देखें तो हमें क्लास वर्क पे जाना होगा। ये जो एप्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये एप्स बहुत हेल्पफुल हैं। ये ड्राइव तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, या जिसे हमें जी सूट से भी कनेक्ट करके रखना है। ईमेल, जीमेल तो होता ही है, इसमें भी जी सूट लॉगिन रखना है, क्रोम है ही। इसके अलावा ये गूगल डॉक्स हैं, गूगल स्लाइड्स हैं और एक और है यहाँ पर गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और ये गूगल स्लाइड्स। ये देखिए, ये गूगल स्लाइड्स हैं। इसके जरिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारी ड्राइव में सेव होते रहेंगे और जब हमें कुछ भी शेयर करना हो बच्चे से तो हम ड्राइव से शेयर कर सकते हैं। ये कैलेंडर हो गया जिससे मीटिंग शेड्यूल की जा सकती है। ये क्लासरूम है, ये गूगल मीट का ऐप हो गया। अब जैसे क्लासरूम पे अगर हम जाते हैं तो क्लासरूम पे हमें जो क्लासेस मैंने क्रिएट की हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर हमें न्यू क्लास क्रिएट करना है तो ये प्लस का आइकन है, यहाँ से हम न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एक ज्वाइनिंग का इन्फॉर्म, अभी मैंने मैं ये तो स्टूडेंट के आईडी से हूँ, मुझे अगर मान लीजिए चेंज करना है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पर्सनल आईडी भी है, कुछ और आईडी भी है, तो जब चेंज करना हो तो हमें यहाँ से हम आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस आईडी से हमें क्लासरूम चाहिए। अब ये टीचर के आईडी से है, मेरी आईडी से, तो जो क्लासेस मैंने क्रिएट की हुई है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जब हमें इसमें असाइनमेंट्स देने हो, कोई काम देना हो तो हमें क्लासरूम को ओपन करना है। यहाँ पर स्ट्रीम है, जो भी हम पोस्ट करेंगे वो स्ट्रीम पे नजर आएगा। क्लास वर्क के जरिए हम असाइनमेंट वगैरह दे सकते हैं। पीपल पे जाएंगे तो टीचर और स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन हमें नजर आएगा। जैसे मैंने ये पीपल को क्लिक किया तो स्टूडेंट्स और टीचर्स ये दोनों जो भी है वो हमें नजर आ रहे हैं। और अगर हमें किसी को ऐड करना है तो ऐड का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। ये तो इसके जरिए कर सकते हैं। क्लास वर्क पे जाते हैं तो क्लास वर्क क्या क्या हमने दे रखा है, टॉपिक्स क्या क्या क्रिएट कर रखे हैं, किसमें क्या क्या काम दे रखा है, वो सब चीजें इसमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हमें कुछ करेक्शन वर्क करना है तो मोबाइल में और भी आसान है। जैसे ये देखिए, हैंडेड इन का मतलब है कि बच्चों ने काम को सबमिट कर दिया है। असाइन का मतलब है कि बच्चों को वर्क असाइंड है लेकिन उन्होंने काम सबमिट नहीं किया है। और टर्न इन का मतलब ये जो है रिटर्न है, यानी कि बच्चों का काम चेक होकर उनको दे दिया गया है। अगर हमें इसको चेक करना हो, बच्चों के वर्क को अगर हमें चेक करना हो तो हम हैंडेड इन पर जब क्लिक करेंगे, ये हैंडेड इन है, हैंडेड इन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का काम हमारे सामने ओपन होगा। जैसे हमने इसको टच किया, ये काम बच्चे का ओपन हो रहा है।
जब ये काम ओपन हो गया, यहाँ पर ये पेन का आइकन भी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, ये पेन का आइकन हमने इसको टच किया तो यहाँ पर ये पेन है, ये मार्कर है, ये हाइलाइटर है, ये टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन है। हमें पेन की जरूरत है, हमने पेन को सिलेक्ट किया। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम इसको जैसे ही पेन को टच करेंगे तो कलर भी आ जाएंगे। क्योंकि हमें रेड ही चाहिए तो हमने रेड ही सेलेक्ट किया हुआ है, और हम इसको फिर करेक्शन कर सकते हैं। इसको हम जूम कर सकते हैं, जैसे मैंने मोबाइल से इसको जूम कर लिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। कि इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद हम इसको फिंगर से ही इसमें टिक मार्क लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब ये छोटा सा एरो भी दिख रहा है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम फिर इस छोटे के एरो का इस्तेमाल करेंगे और इससे चेक कर सकते हैं। गलती से अगर कोई मार्क लग गया है तो यहाँ से हम इसको जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अभी जो टिक मार्क लगाया अगर उसको मुझे डिलीट करना है तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया यहाँ से वो डिलीट हो गया। इसको हम चेक करने के बाद क्या कर सकते हैं, एंड में अपने साइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक बच्चे का काम है। मान लीजिए मैंने इसको चेक कर लिया तो मैं यहाँ पर साइन भी एक छोटा सा कर सकती हूँ फिंगर्स के जरिए। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या है, ये 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, जैसे इसको क्लिक किया जाएगा यहाँ पर सेव का ऑप्शन है और सेंड गूगल फीडबैक। हमें सेव करना है, जो हमने इसमें टिक मार्क लगाया है उसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिटर्न का ऑप्शन हमारे पास आएगा कि बच्चे का काम जो हमने चेक किया है उसे हमें रिटर्न भी करना है। अब रिटर्न के लिए हमें क्या करना है, इस रिटर्न को टच करना है और ये काम रिटर्न हो जाएगा। ये काम रिटर्न हो जाएगा बच्चों को और उनके पास चला जाएगा। तो करेक्शन वर्क भी इसके जरिए बहुत इजी है। अगर आप गूगल स्लाइड्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो सेम वही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, गूगल स्लाइड्स ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप स्लाइड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है, अब न्यू स्लाइड बनाना है तो आप प्लस पे जाएंगे और एक नई न्यू स्लाइड का यहाँ पर ऑप्शन आ गया। जो पहले से आपकी स्लाइड्स है वो भी आपको नजर आएंगी, जो पीपीटीज है आपकी साइड के साथ आपका वो नजर आ रहा है। अब आपको न्यू बनाना है तो यहाँ प्लस पे जाएंगे तो एक नया ओपन हो जाएगा और न्यू स्लाइड है जैसे हम बनाते हैं बस वही टाइटल डालिए, लिखिए और फिर इसको सेव कीजिए। यहाँ पर भी वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी है। जैसे हम अपने मोबाइल पे क्लिक करते हैं, मोबाइल पर करते हैं, उसी तरीके से हम वॉइस टाइपिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मोबाइल पे ये वॉइस टाइपिंग का आ गया ऑप्शन। जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर सेटिंग्स है, अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी इंग्लिश करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्लाइड्स को हम कर सकते हैं। स्लाइड्स के अलावा यहाँ पर डॉक्स भी है, गूगल डॉक्स, उसमें भी वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पर प्लस से नया गूगल डॉक आप बना सकते हैं और ये सब चीजें आपकी ड्राइव में सेव होती जाएंगी। तो डॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना है जिसकी जरूरत हमें बहुत है तो आप क्रोम पे जाइए, किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं और यहाँ पर अगर आप क्रोम पे जाते हैं और आपको यहाँ पर टाइप करना है forms.google.com, इस पे आप जाते हैं तो एक न्यू फॉर्म जनरेट हो जाता है। अब ये न्यू फॉर्म जनरेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ये पर्सनल आईडी, हमें ध्यान में रखना है अपनी आईडी को। अब मुझे इसको चेंज करना होगा, ये पर्सनल आईडी से तो मुझे बनाना नहीं है, मुझे अपने KVSRO वाली आईडी से बनाना है। तो मैंने उस आईडी को सिलेक्ट कर लिया और इसमें फिर अब वही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू गूगल फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके जरिए न्यू गूगल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। तो क्लास अगर मोबाइल भी हम यूज कर रहे हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, मोबाइल के जरिए भी सब कुछ कर सकते हैं जो हम लैपटॉप से कर रहे हैं। थोड़ी सी लिमिटेशन जरूर है, लेकिन फिर भी हम अपना काम जो हमारा बेसिक वर्क है वो हम जरूर इसमें बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो फिर बताइए।
अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज बताइए। Excuse me, ma'am. हाँ हाँ जी। If we are connecting by mobile, so we have to go through Google Classroom or we have to directly tap on the Google Meet app. अच्छा, अगर गूगल क्लासरूम से, मैं वही भी दिखाती हूँ, आप गूगल मीट ऐप पे जाएंगे तो आपको मीटिंग कोड वगैरह डालना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप क्लासरूम से जाइए। जैसे अगर मुझे जो हमने अभी क्लास क्रिएट की है, अगर उसकी मीट पे जाना है, ये जो हमने अभी क्लास क्रिएट की थी, इसमें भी यहाँ पर सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के जरिए हम चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, रीसेट कर सकते हैं, मीट लिंक वगैरह जो भी है। अब ये जो मीट लिंक दिख रहा है, अगर हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम दूसरे जो है वो, चूंकि मैं मोबाइल पे हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे एप्स बनकर आ जाएंगे। ठीक है, गूगल मीट का सबसे पहले बनकर आएगा, तो बस आपको गूगल मीट पे जाना है। अगर आप डायरेक्टली गूगल मीट पे जाएंगे तो फिर आपको मीटिंग कोड वगैरह देना पड़ेगा। अब जैसे जनरली क्या होता है कि अगर मैं ये मीटिंग मुझे ज्वाइन करना था मोबाइल से, तो मीट लिंक मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने उससे ज्वाइन कर लिया। अगर आप क्लासरूम से जा रहे हैं, आपको क्लास पे जाना है और उसी मीट लिंक से जाना है जो आपने क्लास के लिए क्रिएट किया, तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए और आप गूगल मीट ऐप में ही जाएंगे, लेकिन यहाँ से होते हुए आप जाइए तो आपको अलग से कोई मीटिंग लिंक रखने की जरूरत नहीं है। इसी को मीट लिंक मानिए और इसी से आप गूगल मीट पे जा सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताएं। इसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कब ज्वाइन किया है सर, दिनेश सर? दिनेश सर, आपने कब ज्वाइन किया है? शायद नहीं है सर। तो ठीक है, अब अगर सब हो गया हो तो फिर अब बंद करते हैं मीटिंग को। प्रीति मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। बहुत ही सरल तरीके से आपने हम लोग को सारी बातें समझाई, और इट्स रियली लाइक यू ओपन्ड आवर माइंड्स एंड द फियर हैज डिसअपीयर्ड. Now we can very freely, put our hands on Google Classroom and experiment also. All of us were a little afraid कि हाँ हम कैसे start करेंगे, तो लेकिन कई लोग start कर चुके. They are very brave teachers, and we have made ourselves apt to technology in these few days because of this COVID and lockdown and all. एंड थैंक यू सो मच मैम. बहुत ही सरल तरीके से, बहुत जैसे गागर में सागर भर दिया आपने. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू द आरओ ऑल्सो फॉर गिविंग सच अ लवली ट्रेनर टू अस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम, आप सभी का धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने समझने के लिए। बस इसको अच्छे से आगे कीजिए, और फर्दर कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये जो लिंक है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच. Yes ma'am, we would like to have the recording of this meeting. Yes ma'am, sure. Thank you so much madam. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you everybody. Thank you all for coming to the meeting, and I hope